नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। देश में चुनावों का शोर थम चुका है। 5 राज्यों का जो चुनाव था वो थम चुका है और जीत और हार की घोषणा भी हो चुकी है। कौन सी पार्टी जीती, कौन हारा, ये सब आप जान रहे हैं, लेकिन सत्ता का घमासान अभी भी जारी है। आप जानते ही हैं कि 5 राज्यों में से 4 में यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है। गोवा में 1 सीट से कमी रही, लेकिन फिर भी जीत बीजेपी की है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सत्ता हासिल करने का सपना इस बार पूरा हो चुका है या हो गया है कह लें। बीजेपी एक बार फिर विजेता बनकर के उभर तो गई है, लेकिन देश में भगवा रंग के राज्यों की गिनती भी अब बढ़ गई है। लेकिन अब बीजेपी के लिए इन राज्यों को संभालना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और या ये कहें कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि बीजेपी को अपनों से ही चुनौती मिल रही है। तभी तो जीत हासिल करने के बाद भी गोवा में अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में जब ये हम कार्यक्रम करने के लिए बैठे हैं तो थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि सीएम पद के लिए धामी के नाम पर मुहर लग गई है। मणिपुर में एन वीरेन सिंह फिर से सीएम बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो ही सीएम बनेंगे, लेकिन अभी इंतजार है 25 तारीख तक का, क्योंकि 25 को योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा, किसे छोड़ा जाएगा, इस पर घमासान मचा हुआ है। जिनका नाम छूटेगा उनकी नाराजगी को संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, ये तो तय मानिए। विधानसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव और राज्यसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी के सामने अपनों की चुनौती खड़ी हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहें तो एमएलसी चुनाव पर भी घमासान जारी है। उधर बिहार सरकार में बीजेपी की सहयोगी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो है, अब उपचुनाव को लेकर के खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है। बोचहां बिहार में एक सीट है। बोचहां सीट से वीआईपी के मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर अब बीजेपी और वीआईपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर वीआईपी के साथ साथ बाकी दल भी बीजेपी के खिलाफ हो जाएं, तो फिर बीजेपी को सत्ता से हटाना मुश्किल बात नहीं होगी। इधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए भी बीजेपी ने केवल अपने प्रत्याशियों को उतारा है और इसमें सहयोगी दलों को तवज्जो नहीं दी है। 36 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, आप सब जानते हैं, जिसमें पहली सूची जो आई थी बीजेपी की वो 30 सीटों की थी और 6 सीटों पर आज बीजेपी ने एक तरफा अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, जिससे एनडीए के घटक दलों का नाराज होना जायज है। तो एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता संभाल नहीं पा रही है और दूसरी तरफ सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल पा रही है। और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दिनेश रावत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिसने हमें वोट दिया उनका स्वागत है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया वो किसी भी काम के लिए हमारे पास नहीं आए। आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 में बीजेपी को वोट देने के बाद ही हमारे पास आए, तब उनका स्वागत और अभिनंदन होगा। इस तरह के बयानों से, इनका बयान जो है वो सुनेंगे भी, लेकिन इस तरह के बयानों से जाहिर होता है कि बीजेपी को केवल सत्ता से मतलब है, उसकी डिक्शनरी में लोकतंत्र नाम का कोई शब्द नहीं है। इसीलिए अपने विरोधी उसे बर्दाश्त नहीं होते। आखिर देश की सत्तारूढ़ और इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी किस किस्म की राजनीति कर रही है? क्या बीजेपी से सत्ता की पावर संभाली नहीं जा रही है? क्यों विरोधियों को साथ साथ उसके अपने भी बीजेपी के लिए, विरोधियों के साथ साथ उसके अपने भी बीजेपी के लिए चुनौती बन रहे हैं? आज इन सब पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी शिक्षा की बात भी करेंगे, जहां भगवाकरण हमारे देश के उपराष्ट्रपति को बहुत पसंद है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो जो है वो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो जो अभी कह भी रहा था, रावत साहब का वीडियो है, जरा उस वीडियो को दिखाइए। क्या कुछ कह रहे हैं? जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो हमारे पास किसी काम के लिए नहीं आए, जनप्रतिनिधि हैं, और जो वोट नहीं दिया हमारे पास ना आए, विधायक चुन के गए हैं। जरा सुन लेते हैं। सभा में हमारे साथ आएंगे तब वो साथी हमारे। मैं विपक्ष को सम्मान देना, विपक्ष का काम करना कभी सीखा ही नहीं। मैंने मन से कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है वो हमारे दरवाजे कोई काम नहीं आएगा।
कोई मतलब नहीं। जब हमारा हम जानते हैं हैदरगढ़ में हमारा भारतीय जनता लोकसभा में हमारे साथ आएंगे तब वो साथी हमारे। मैं विपक्ष को सम्मान देना, विपक्ष का काम करना कभी सीखा ही नहीं। मैंने मन से कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है वो हमारे दरवाजे कोई काम नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। जब हमारा हम जानते हैं हैदरगढ़ में हमारा भारतीय जनता लोकसभा में तो ये आवाज आप तक नहीं आ रही होगी, क्लियर आवाज नहीं आ रही है उनकी जो विधायक साहब हैं, लेकिन साफ साफ वो कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया वो किसी भी काम के लिए हमारे पास नहीं आए। ये दिनेश रावत जी हैं, बीजेपी के विधायक चुन के आए हैं इस बार, और आगामी लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं तो यानी कि आप 2024 में बीजेपी को वोट दीजिए, उसके बाद ही हमारे पास आइए, तब हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, ये कह रहे हैं दिनेश रावत जी। खैर, अभी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे विधायकों के अपने अपने अंदाज नजर आएंगे कि किस ढंग से वो जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। वोट की जो गर्मी होती है दोस्तों, और उसमें भी जब आप चुनाव जीत कर आते हैं, उसकी जो गर्मी होती है वो साफ झलकने लगती है। और ऐसे भी अब तो मौसम की गर्मी भी बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से चढ़ चढ़ करके बोल ही रही है, इसलिए क्योंकि जैसे ही चुनाव बीता है एक गर्मा गर्म नेताओं की गर्मी दिखाई दे रही है। शायद इसी गर्मी के कारण मौसम का तापमान भी बढ़ गया है। खैर, इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। आइए, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, उनसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद 2 साथी और जुड़ेंगे, उनका भी आपसे परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले सवाल जो है वो बीजेपी की गर्मी की मैं बात कर रहा था, आप लोग सुन भी रहे थे, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कोई बुलडोजर पर नामांकन के लिए जा रहा है, ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। एमएलसी चुनाव के लिए आगरा के एक प्रत्याशी आज बुलडोजर पर गए थे और बुलडोजर बाबा की जय कह रहे थे। तो जिस राज्य में बुलडोजर से जिस राज्य का चुनाव जीता जाए, जिस राज्य में गर्मी में सर्दी कर देने वाली बात, शिमला बना देने वाली बात हो, सर्दी गर्मी वाली बात हो, शमशान कब्रिस्तान का किस्सा तो हम 2017 से सुन ही रहे हैं, ऐसी बातें जहां हो वहां उम्मीद भी आप क्या कर सकते हैं। इन सब के बीच शिक्षा के भगवाकरण पर हमारे उपराष्ट्रपति को कोई तकलीफ नहीं है, और वो भगवाकरण क्यों ना हो, इस पर अपनी बात, अपनी दलील रख रहे हैं। उनकी बातों को भी आगे चलकर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम उत्तर प्रदेश सीधे आते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है 36 सीटों के लिए, और इन 36 सीटों में बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, और 30 पहले और 6 बाद में। और इससे अपना दल, सोनेलाल जो इनका मतलब अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, वो भी नाराज है। 2 सीटें वो भी मांग रही थी और 2 सीट निषाद पार्टी भी मांग रही थी। 4 सीटों का मामला था, लेकिन एक भी सीट न देते हुए आगे बढ़ गए बीजेपी के लोग। और ऐसा ही कुछ हाल वहां बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिहार में भी एनडीए का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। किस दिन बिहार की सरकार गिर जाए, आप इंतजार कीजिए, शायद ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव दोनों अलग अलग चुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव में ये राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे सावंत। गोवा में प्रमोद सावंत ही रहेंगे मुख्यमंत्री। चलिए, ये घोषणा, गोवा की बात अभी कर रहा था मैं, गोवा में बीजेपी विधायक दल ने प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लगा दी है, और इस प्रकार अब चारों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर मुहर लग चुकी है, इसकी घोषणा हो चुकी है। यानी कि विधायक दल की बैठक में अलग अलग लोगों के, अलग अलग राज्यों से इस बात का खुलासा हो गया है कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सरकार का मुखिया होगा। प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री रहेंगे गोवा में, ये साफ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बाकी एन वीरेन सिंह होंगे मणिपुर में, उत्तराखंड में धामी होंगे, और उत्तर प्रदेश में पहले से ही बीजेपी
बीजेपी जिस चेहरा पर चुनाव लड़ रही थी वो चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, जिनका तीसरे चरण के बाद से मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि आएंगे तो योगी ही और आएगी तो भाजपा ही, यही नारा दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी। अमलेंदु जी, ये ब्रेकिंग खबर आ गई थी इसलिए वहां तक जाना पड़ा था। सवाल आपके पास लेकर के आया था मैं कि एमएलसी चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग चुनाव हैं, लेकिन क्या ये जो गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव के लिए है, एमएलसी चुनाव के लिए नहीं है भाजपा का? देखिए राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। वो जहां भी जिन दलों के साथ गठबंधन करती है, सबसे पहले उनको ही हजम करने की रणनीति पे काम करती है। बिहार में नीतीश कुमार को हजम कर जाना चाहती है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को हजम कर जाना चाहती थी, उसके दुष्परिणाम सामने आ गए। अकाली दल को हजम कर जाना चाहती थी, वहां हजम कर भी रही एक तरीके से, पिछले दरवाजे से आम आदमी पार्टी को मदद करा दी, वहां फड़ो दिलवा करके बाबा राम रहीम को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी इसी में काम करती है, पहले छोटे दलों के साथ या क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करो, फिर उनको जो है हजम कर जाओ। चिराग पासवान के साथ क्या हुआ? उनके साथ भी तो यही हुआ भाई, उनको भी हजम कर रही है एक तरीके से। रामविलास पासवान जब तक जिंदा रहे तब तक ठीक हो, जैसे ही रामविलास पासवान की मृत्यु हुई तो चिराग पासवान को हजम कर लिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी इसी पे काम करती है। मुझे लगता है कि समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और अतीत से कोई सबक नहीं लेते कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करती है और क्या उसकी रणनीति रहती है। क्या अनुप्रिया पटेल को नहीं मालूम था कि उनको किस तरीके से था पिछले दिनों लगातार अपमानित किया गया, उसके बाद भी उन्होंने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब ये गठबंधन क्यों होते हैं? संजय निषाद ने जिस तरीके से गठबंधन किया, यानी अपनी पार्टी का जो उनका खुद का कैंडिडेट था वो एक भी कैंडिडेट उतार ही नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही उनके टिकट पे सारे उतरे विधानसभा चुनाव में भी। तो नाम सिर्फ निषाद पार्टी का रहा कि निषाद पार्टी के सिंबल पे है, लेकिन लोग वो भारतीय जनता पार्टी के ही। तो ये जो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो हमेशा इस तरीके से काम करती है। और मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो थे वो शायद समय रहते भाप गए थे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी उनको भी हजम कर जाएगी, तो बीच में ही उन्होंने तो अपनी नाक फुला ली, तो निकाल के बाहर कर दिए गए गठबंधन से बीच सरकार में, तो बच गए, उनको हजम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। अब मुझे लगता है कि जो बीच में चर्चाएं होने के बाद ओम प्रकाश राजभर भी जो है वो फिर से संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चूंकि राजभर जो है वो बड़े चतुर सुजान है, तो समझ गए कि इस तरह की अफवाहें फैला के भी भारतीय जनता पार्टी हमको हजम करना चाहती है, तो वो बचे रह गए। तो अब कितने समय तक बचे रहेंगे अब ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आते आते अनुप्रिया पटेल की अपना दल को, संजय निषाद की निषाद पार्टी को, इसी तरीके से और भी छोटे छोटे जिनके साथ गठबंधन किया, उन सबको जो है हजम कर ही जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और ये सब देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या। जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ हुआ, इसी तरीके से सब कुछ इन लोगों के साथ भी होगा। भाई मान लीजिए अनुप्रिया पटेल क्या 5 या 6 जितने भी विधायक हैं जीत करके जो आए हैं, उनको सबको कह दिया गया कि ठीक है सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, उनको सबको मंत्री बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, तो अनुप्रिया पटेल कहाँ रह जाएंगी, कहाँ रह जाएगा उनका अपना दल? इसी तरीके से संजय निषाद की पार्टी के तो जो विधायक है वो तो जो भी चुन के आए वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, उनसे कह दिया जाएगा आइए भर्ती हुई है, तो कहाँ संजय निषाद ठहरते हैं, फिर कहाँ उनकी पार्टी ठहरती है? तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के रणनीति पर मुझे लगता है निश्चित तौर से काम करेगी, और यही उसकी अभी तक रणनीति रही है और यही उसका असली चाल चरित्र चेहरा है सहयोगी दलों के साथ में। मुझे लगता है कि उसमें वो काम कर रही है और निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ना चाहिए। जो उसकी अब तक की उसकी नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाएगी, वो बढ़ा भी रही है। जी राजीव जी, थोड़ा जयशंकर जी, थोड़ा बिहार के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में उपचुनाव जो अभी बता भी रहा था मैं, और वहां वीआईपी ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। आप देखिए कि पिछले दिनों एक तरफ वीआईपी और कश्मीर फाइल्स के नाम पर इनके दूसरे सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी बीजेपी को घेरा है। और कहीं ना कहीं इस गठबंधन में जो हम के 4 कैंडिडेट, 4 उम्मीदवार न कहें विधायक हैं, और 4 विधायक जो हैं वीआईपी के हैं, 8 विधायक इस वक्त सरकार में हैं। और ये दोनों पार्टी, चाहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो चाहे वीआईपी हो, ये दोनों आंखें तरेरते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, और साथ साथ पिछले दिनों काफी परेशानियों में नजर आ रहे हैं
सीएम खुद यानी नीतीश कुमार भी, और ये जो गठबंधन है, घटक दल है, इसमें कभी भी फूट टूट की बात सामने आती रहती है। दूसरी तरफ आरजेडी का कुनबा मजबूत हुआ है। आरजेडी का में कल ही हमने देखा कि शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल जो है उसका विलय हो गया। थोड़ा सा बिहार की राजनीति को भी बीजेपी के हिसाब से समझना चाहूंगा कि अगर वीआईपी और हम जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी ये अलग हो जाते हैं, इसकी कितनी संभावनाएं दिख रही हैं, खासकर इस उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि वीआईपी ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है और बीजेपी के सामने खड़ा किया है। बीजेपी भी वहां अपने कैंडिडेट को उतारे हुए है। क्या देख रहे हैं जयशंकर जी? और थोड़ा उसके बाद ये जो संगठन जो है, गठबंधन जो है बीजेपी रही है, यही यहां समझने की कोशिश। और हमारे साथ इस वक्त 3 साथी जो हैं वो बने हुए हैं। जयशंकर जी, शायद अभी जयशंकर जी आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, बीच में कुछ कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। जी 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 हाँ, आप जी जयशंकर जी, बिहार होते हुए खासकर बिहार की जो बात मैं कर रहा हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी गठबंधन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में, हालांकि वहां बीजेपी अपने आप में काफी है, बहुत आगे है, 255 सीटें इस बार, पिछली बार 312 सीटें बीजेपी के खाते में थी। और अभी बिहार देखें तो बिहार में भी, लेकिन नीतीश बाबू उनके साथ में हैं। तो बिहार होते हुए अगर उत्तर प्रदेश आए और दूसरे राज्यों को देखें तो क्या बीजेपी गठबंधन जो है चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा है उसको आप किस रूप में देखते हैं, जरा बताइए। नहीं, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा वही है जो हर समय रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और गठबंधन की राजनीति वो सुविधा के लिए करती है, सुविधा के अनुरूप करती है। गठबंधन के सहयोगी दलों का इस्तेमाल वो करना जानती है, बाकी उनसे कोई मतलब होता नहीं है। और जब गठबंधन के लोग उसके साथ जुड़ते हैं तो अपने जातिगत समूहों का समझौता करते हैं, उसकी भरपूर कीमत वसूलते हैं। तो जैसा आपने कहा, बिहार में जो अभी बोचहा विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में, तो उसका जवाब अमलेंदु ने जो अभी कहा था उसी में अंतर्निहित है। उन्होंने बताया ना कि संजय निषाद की पार्टी जो है, निषाद पार्टी में भाजपा के उम्मीदवार ही सारे थे जो जीते हैं, तो लगभग सभी लोग वही थे, उनके बेटे को छोड़ दीजिए तो सारे वही लोग थे। उसी तरह से जो मुकेश सहनी की पार्टी है वहां पे वीआईपी, उसके पास जो 4 विधायक हैं, वो चारों विधायक भाजपा के ही लोग हैं। भाजपा ने अपने लोगों को टिकट दिलाया था, उनसे पैसा दिलवाया था, मुकेश सहनी कोई अलग बात। तो इसलिए जब कभी कोई बात होती है तो मुकेश सहनी भले ही अलग हो जाए, लेकिन वो 4 विधायक जो है वो भाजपा गठबंधन, नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ ही रहने वाले हैं। वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और जीतन राम मांझी भी सुविधा के मुसाफिर हैं, जैसा सुविधा के हिसाब से होगा, कुछ बार्गेनिंग हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कुछ बोलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो गठबंधन छोड़कर जाने, जब तक उनको एकदम पूरा यकीन न हो जाए कि सरकार गिर जाएगी और भविष्य में जो सरकार बनेगी उसमें उनका हिसाब किताब बराबर ठीक ठाक रहेगा, तब तक ऐसा वो लोग नहीं करने वाले। तो इसलिए उसमें कोई बहुत नहीं है। अब मुकेश सहनी के बारे में यह है कि वीआईपी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ गई थी और कई सीटों पे उसके कुछ उम्मीदवारों को उसने भी वहां पर भाजपा के बागी जो उम्मीदवार थे उन्हीं को अपना उम्मीदवार भी बना लिया था। तो उनको कुछ कुछ वोट भी मिले, कई जगहों पे वो हार का कारण भी बने, कई जगह नहीं भी बने। तो गुस्सा तो इस बात का दिखाया जा रहा है, भाजपा के लोग वहां कह रहे हैं कि साहब वो सीट जो बोचहा की थी वो तो उनकी सिटिंग विधायक थी जो बेबी कुमारी, उनका टिकट काट करके इनको एडजस्ट करने के लिए टिकट दिया गया था मुसाफिर पासवान जी को, तो वो हमारी ही सीट थी। और अब चूंकि अभी हमारे साथ नहीं रह गए हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़े, हमारे नेताओं को इन्होंने गालियां दी, तो इसलिए हम लोग वहां पे अपना सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। जनता दल यू ने भी जो है, जो गठबंधन में वहां नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़े। तो यही नहीं, मणिपुर में भी जाकर के चुनाव लड़े थे जनता दल यू के लोग और उनके 6-7 उम्मीदवार जीत के भी आए वहां पर। तो अगर एक गठबंधन सहयोगी के खिलाफ दूसरे गठबंधन सहयोगी के चुनाव लड़ने की ही बात है तो फिर उसमें मुकेश सहनी का तो कोई पाप नहीं है। भाई गठबंधन उनका बिहार में है, तो बिहार में तो कोई चुनाव लड़े नहीं वो बीजेपी के खिलाफ,
तो ये बात तो नहीं बनती है। उनके समर्थन में जीतन राम मांझी भी आए हैं और जनता दल यू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा है कि भाई आपस में मिल बैठ करके करना चाहिए था और जिसके लिए जो सीट आवंटित थी उसको सीट मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई इनकी कोई हैसियत तो है नहीं। अब चुनाव लड़े, हारे जीते, अगर मुकेश सहनी वहां चुनाव लड़के जीत जाते हैं या फिर भाजपा की उम्मीदवार जो बेबी कुमारी हैं उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो कुछ बात बनेगी, तब तो उनकी कुछ वक्त या औकात बनेगी। अन्यथा तो हमको नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, देखिए हर जगह का कोई अतीत के उदाहरणों से कभी सबक नहीं लेता है। चाहे सोनेलाल पटेल जी की अनुप्रिया पटेल हो, उनकी बेटी हो, उनका मामला हो, या निषाद पार्टी का हो, या किसी और सहयोगी का हो, जब तक उनका इस्तेमाल है तब तक तो वो सहयोगी हैं, साथी हैं। अब जब पूरी बहुमत की सरकार बन गई है, अभी देखिए पता नहीं जो मंत्रिमंडल जो बनने वाला है उसमें निषाद जी के लोगों को कुछ जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, या अनुप्रिया पटेल जी के लोगों को क्या जगह मिलती है, क्या स्थान मिलता है, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन एमएलसी के चुनाव में तो उन्होंने एक भी इन दोनों को किसी को भी देने की जरूरत नहीं महसूस, क्योंकि जो अंदर की जो सौदेबाजी है वो बहुत क्लियर है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। भाई या तो आप पैसा ले लो या फिर ये सब करो। राजनीति करना है विचारधारा पे राजनीति, तो आप न तो अनुप्रिया करती है न निषाद पार्टी के संजय निषाद करते हैं, वो सौदेबाजी की राजनीति करते हैं। तो सौदेबाजी में जिस हद तक समझ में आएगा बड़े सौदागर को, वो आपसे सौदा करेगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं करेगा। अब वही हालत है। अब उसके पास तो सबसे बड़ा सौदा मायावती जी के साथ है। मायावती जी की पार्टी विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ती है घोषित रूप से, तो उनके जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा हर स्थानीय निकाय जो ये चुनाव है पंचायतों का या जिसको लेकर के है, जिसमें चुनाव हो रहा है विधान परिषद की सीटों का, वहां पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मायावती जी के वोटर हैं, काफी वोटर। अब उनका क्या होगा, वो किधर जाएंगे, तो सबको मालूम है जिधर विधानसभा में गए थे उसी तरफ से इसमें भी जाएंगे। एक तो उनके लिए खुला खेल हो जाएगा, उनको जो खरीदेगा पटाएगा वो अपना उनका संबंध साधेगा। अब सिर्फ सहयोगी दलों की बात नहीं है राजीव जी। अब आप देखिए जैसे हमारे आजमगढ़ मऊ जिले में यशवंत सिंह हैं, एमएलसी हैं, वो पुराने समाजवादी नेता हैं, चंद्रशेखर जी के भी बड़े करीब थे, मुलायम सिंह के भी काफी करीब थे, लेकिन वो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी। एमएलसी रहते हुए उन्होंने एमएलसी पद छोड़ दिया था और भाजपा में चले गए, फिर भाजपा से एमएलसी हो गए थे। अब इस चुनाव में अपने बेटे को वो उम्मीदवार बनाना चाहते थे आजमगढ़ मऊ से। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। दिया किसको? रमाकांत यादव के बेटे को। रमाकांत यादव कौन है? पहले भाजपा में पूर्व सांसद थे भाजपा के, इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। उनके बेटे अरुण यादव जो वहां से उस समय विधायक थे, उनको टिकट भाजपा ने दिया है। अरुण यादव ने खुल करके समाजवादी पार्टी अपने पिताजी के समर्थन में वहां चुनाव में काम किया, उनको टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यशवंत सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया। कहा गया कि साहब वो जो अगर पिता एमएलसी है या एमपी है या एमएलए है तो उनके बेटे को या रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो भाई हमारे बगल में ही उसी जिले में, आजमगढ़ के बगल मऊ में, घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे हमारे फागू चौहान जी, अभी बिहार में वो गवर्नर हैं, उनके बेटे को मधुबन से दे दिया विधानसभा का टिकट। कैसे दे दिया भाई? संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो, और उनके बेटे को आपने टिकट दे दिया मधुबन से। ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को टिकट दिया ही दिया, राजनाथ जी के बेटे को दिया, ऐसे तमाम चेहरे मिल जाएंगे, लेकिन यशवंत सिंह को उन्होंने टिकट नहीं दिया। अब यशवंत सिंह के अंदर का भी समाजवाद जगा और उन्होंने अपने बेटे विक्रांत को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि दो बाप के बेटे जो है वो कौन किसको क्या करता है, ये एक मुद्दा बन गया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो इनका अपना ये चरित्र है, चाल चेहरा चरित्र एक ही है। भाई जो सटा वो तो हो गया, सटने से ही उसका आधा का, जैसे होता ना कि वो बाली के बारे में था कि जो जिसके साथ होते थे उनका हर लेते, आधा उनका हो जाता था। तो बाली और सुग्रीव में ऐसा था ना कुछ। तो उसी ढंग का भाजपा का है कि भाई जो उनसे सटेगा उसका वो पूरा का पूरा वो अपने में जज कर लेंगे, बाद में दरकिनार करके हाशिए पर डालकर छोड़ देंगे। और ये पूरे देश पर, मतलब ऐसा नहीं, ये यूपी बिहार नहीं है, हर जगह यही सही हुआ है। भाई चंद्रबाबू नायडू आज देखिए कहाँ है। चंद्रबाबू नायडू ने पहली बार सर्टिफिकेट देकर के
भाजपा का महिमा मंडल कराया था, वहां सरकार बनवाई थी, उसमें शिरकत दी थी। इनके राज्यसभा के सदस्य अपने लोगों की बलि दे करके भी इनके लोगों को राज्यसभा में भिजवाया था उन्होंने। आज बेचारे कहीं नहीं है, आज घूम रहे हैं। अन्ना द्रमुक के लोग आज देखिए कहाँ है, कब कहाँ हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए देखिए सीधी सी बात है कि भाजपा जो है उसके लिए गठबंधन की राजनीति सुविधा का समीकरण है। अगर आपका इस्तेमाल है, अगर आपसे फायदा या नुकसान होने वाला है, तब तो उस हिसाब से वो अपना उससे रिश्ता बनाती है, अन्यथा जो है उसके लिए आपका कोई बहुत महत्व नहीं है। जी राजीव जी बिल्कुल, गठबंधन की राजनीति की बात हम कर रहे हैं और भाजपा बीजेपी गठबंधन में फूट पर चर्चा कर रहे हैं। आगे और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी भी जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से। दुबे साहब आपका स्वागत करता हूं और साथ में डॉक्टर राकेश पाठक जी बने हुए हैं हमारे साथ और दो साथी हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी और जयशंकर गुप्त जी बने हुए हैं। जयशंकर जी अपने विचार अभी रख रहे थे और खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, गठबंधन की राजनीति में भाजपा चतुर दिखाई देती है हमेशा। पहले छोटे दलों के साथ गठबंधन करो, फिर छोटे दल को बाहर करो और वहां अपनी सत्ता जो है हासिल करो और एक बड़े दल में खुद को तब्दील कर लो। बिहार बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा गोवा में अब सरकार बनाने जो जा रही है भाजपा, जिसमें 20 सीटें भाजपा को आई हैं, 21 चाहिए, वहां भी आप और हम देख रहे हैं कि कैसे एक छोटे दलों के साथ जाकर के, और अभी उसका जिक्र कर भी रहे थे हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी दल हैं, जैसे हमने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में। उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। ऐसे कई गठबंधन और भी होते हैं भाजपा से इतर भी, कि गठबंधन किए, चुनाव के बाद मनमाफिक रिजल्ट नहीं आया तो एक दूसरे को अलविदा कहा और एक दूसरे पर बिल्कुल लाठी डंडा सब लेकर के पिल पड़े। कौन कितनी तेजी से कितना प्रहार करता है उसकी शुरुआत हो जाती है। इसी चुनाव में हमने मायावती को देखा कैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस पर प्रहार कर रही थी। तो ये गठबंधन की राजनीति में अचानक फूट कैसे पड़ जाती है? कल तक सब खुद थे, एक दूसरे के से गलबहियां कर रहे थे, और आज जैसे ही चुनाव में फायदा नहीं हुआ या फायदा हुआ भी, उसके बाद भी अगर आपको ज्यादा फायदा हो गया तब भी आप छोटे दल को किनारे लगाते हैं। ये कैसी राजनीति है? जरा इस राजनीति को समझना चाहता हूं आपसे, आपके नजरिए से डॉक्टर पाठक। राजीव जी, बहुत विस्तार से जयशंकर जी ने इस गठबंधन की राजनीति को सुविधा और सहूलियत की राजनीति बताया और बिल्कुल सही परिभाषा उसकी यही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के शुरू में आपने अपने इंट्रो में कहा था कि वो अहंकार और घमंड है इस वक्त उसे, तो स्वाभाविक है कि ये जो समय है भारत में राजनीति में, इस वक्त जो मुख्य धारा की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी का युग है, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का युग है। इसलिए उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका अभिमान स्वाभाविक है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले लिखी गए हैं, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तो इस वक्त प्रभुता में है इसलिए मद में है, और इस मद के ही कारण जो गठबंधन में उनके सहयोगी दल होते हैं उनकी कदर बीजेपी अब नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले से कदर नहीं करती थी। अगर आप 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव का स्मरण करें तो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी है कि हम चाहें तो अकेले अपनी दम पर ही सरकार बना सकते हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों को उस वक्त समाहित किया गया था। और अब भी 2019 के बाद की सरकार में भी सहयोगी दल केंद्र में हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन धीरे धीरे तेवर बदल रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो अभी छूट रहा है शायद। अकाली दल ने किसानों के आंदोलन के बहाने से समर्थन वापस लिया, उनकी मंत्री ने मंत्रिमंडल छोड़ा मोदी का। आपने एक बयान नहीं देखा होगा कि उन्हें मनाने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की हो, कोई उनके निहोरे कर रहा हो कि भाई आप हमें छोड़कर मत जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सहयोगी दलों की उतनी जरूरत नहीं बची है, न केंद्र में न राज्य में। चुनाव पूर्व गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप जो बार बार कह रहे हैं कि फूट पड़ रही है, ये रूठ गए, ये रूठ के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सच तो ये है, क्योंकि इस वक्त सैया इतना दमदार है कि वो रूठ कर भी
कहीं जा नहीं पाएंगे। जो सहयोगी दल है उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद रूट कर क्या लेंगे भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने झूठे मुंह भी एमएलसी के प्रत्याशियों के नाम तय करते समय, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ ने या उत्तर प्रदेश की इकाई ने इन सहयोगी दलों के नेताओं से बात भी की होगी। गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था, हमने चुनाव लड़ा, जीत गए। मंत्रिमंडल जब बनेगा हो सकता है प्रतीकात्मक रूप से एक दो लोग शामिल हो जाएं गठबंधन दलों के, जैसा कि अमलेंदु जी कह रहे हैं कि वो संजय निषाद की पार्टी में तो प्रत्याशी बीजेपी के थे, तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो मुखौटे होंगे गठबंधन दलों के नाम के। तो मुझे ऐसा लगता है अब धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे दल हैं, इन्हें एक बड़ी मछली की तरह भारतीय जनता पार्टी निगल जाने की कोशिश कर रही है, और जब जहां अवसर मिलता है निगल जाती है। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया। चिराग पासवान अब रूठ है, मनाए, कुछ भी कर ले, कर क्या पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? खुद का अस्तित्व तो मिटा बैठे हैं। अब कहीं 3 में न 13 में बचे हैं वे। यही हाल इन बाकी दलों का हो जाएगा अगर इनने ऐसे मौकों पर अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ी। तो वे लड़ाई कैसे लड़ेंगे, उनके क्या राजनीतिक औजार होंगे, ये उन्हें तय करना होगा। क्योंकि इतने बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपने दम पर ही सरकार बना पा रही है, उसे इनकी जरूरत नहीं है। हम अभी जयशंकर जी भी कह चुके। तो अब ये छोटे छोटे दल, ये छोटी छोटी मछलियां उस शार्क और व्हेल मछली के मुंह के सामने तैर रहे हैं। इनको कब तक तैरना है इन्हें नहीं पता, और ये कब उदरस्त हो जाने इन बड़ी मछलियों के, इनको अपना भविष्य नहीं पता। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर है। उसका जो अभिमान है, उसका जो आत्मविश्वास है, वो चरम पर है। तो उसे चिंता नहीं है इन दलों की। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा अगले 2-3 साल तक इन छोटे दलों की चिंता करेगी। चिंता वहां हो सकती है, उदाहरण के लिए हम गोवा की बात करें कि एक की कमी पड़ रही है, तो उनमें से 1 या 2 पार्टी वाले विधायक दल को पूरा वे अपने अंदर समाहित कर लेंगे। वहां दल बदल कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर 1 या 2 विधायक जिस पार्टी के होंगे, वहां कौन धनी दौरी है, कौन सिद्धांत की राजनीति कर रहा है? ये गठबंधन कब सिद्धांत के आधार पर हो रहे हैं? जिस देश में भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों की सरकार से के समर्थन से बनी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी 85 सांसदों के साथ एक युग में, तो अब तो सिद्धांतहीन राजनीति का स्वर्ण युग है ये। तो ये सारे गठबंधन, मैं कोई अकेले बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के भी यूपीए गठबंधन में भी ऐसे तमाम दल शामिल हैं जो वैचारिक रूप से कोई आपस में बहुत सहमति नहीं रखते। सिर्फ कांग्रेस को हम कह सकते हैं वो बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। तो फिलहाल राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है ये छोटे दलों को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उस गठबंधन में अपनी मौजूदगी कैसे बचाए और बनाए रखें, ये उनकी चिंता का विषय है। बीजेपी को उनकी कतई फिक्र नहीं है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी। राजेश जी, आपका स्वागत करता हूं, और साथ में बने हुए हैं सुरेंद्र पाठक जी, सुरेंद्र दुबे जी, माफ करें। सुरेंद्र दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा। और उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, और उस गठबंधन की राजनीति में एक बातें और भी चल रही हैं बहुत तेजी से, कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको लेकर के बातें अटकी पड़ी हैं, और कहीं ना कहीं काफी खींचतान चल रही है। क्या कुछ है, जरा आपसे समझना चाहूंगा। जो बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं, उसमें तो कुछ अलग ही तस्वीर, कई बार तो कई सारे उसमें वो भी चल रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार, और मंत्रिमंडल में एक नहीं 3-3, एक मुख्यमंत्री 3 उप मुख्यमंत्री होंगे, यहां से ये होगा वहां से वो होगा, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अंदर खाने में चल क्या रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस गठबंधन में, जो हम लिख भी रहे हैं, बीजेपी गठबंधन में फूट की बात इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि यहां जो खींचतान है उसके कारण अभी तक जो मंत्रिमंडल का एक स्वरूप होना चाहिए था वो सामने नहीं आया है, और शायद इसलिए ही कहा जा रहा है कि 25 तारीख तय की गई मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए। क्या कुछ है, ओरिजिनली क्या कुछ चल रहा है लखनऊ में, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, यूपी में जिस दिन चुनाव हुए 10 मार्च को क्लियर हो गया, 3/4 मेजॉरिटी मिल गई, 2/3, और ये भी तय हो गया कि हाँ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 10 से लेकर आज कितने दिन हो गए हैं, सरकार इसलिए नहीं बन पा रही कि पेच बहुत है, और वो चुनाव के पूर्व के हैं।
जब उनको कैंडिडेट न बनाने के लिए दबाव था, वो पेज उस इनके भी है जो मौर्य को लेकर था। अब जो स्थिति है उसमें क्या है कि देखिए, आप उत्तराखंड में आज नेता चुन लिया गया और 23 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, और जहां ऑलरेडी सब क्लियर था, हालांकि धामी वाली बात भी क्लियर थी कि बीजेपी हर चीज को भुनाना चाहती, उन्होंने स्टाइल एक बदल दी है। जैसे आज यहाँ लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही, किसको पास मिलेगा शपथ ग्रहण समारोह में जाने में, कितने कार्यकर्ता जाएंगे, कहां पर आपके स्कूटर पार्क हो गए, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें पहले नहीं होती थी। लेकिन जिनको मूर्खतापूर्ण समझ रहे हैं, उनको वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्क मान के कर रहे हैं कि इससे लोगों में एक बड़ा माहौल बना रहेगा। अब बना रहे, पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा है। बना दी जाती, तुम जाकर के जरा इकोना स्टेडियम देखे हो जा, दूसरी बना दी जाती कि तुम जा लिस्ट तैयार कर लो। अब वहां 60-70 हजार लोगों की जगह तो कोई वीवीआईपी का संकट तो है नहीं। ये तक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि जो लोग भी जाएंगे अपनी गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा के जाएंगे। ऐसे दृश्य हम लोग पहले कभी नहीं देखते थे। तो मुझे लगता है चुनाव लड़ने, जीतने, मंत्री बनाने, शपथ लेने, हर चीज की एक ब्रांडिंग या मतलब जिसको कहते बेचने का एक अंदाज बीजेपी डेवलप कर रही है कि देखिए ऐसे राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि यहां तो कोई जरूरत थी नहीं। यहां तो न कोई, अब आप देखिए, अगर ब्रॉडर उस पर जाए कि हर राज्य के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए गए कि जाके वहां चुनाव करवाए। वह उत्तर प्रदेश में क्लियर था, यहाँ कौन सा उनको चुनाव कराना है, क्या योगी जी को ही बनना है। उत्तराखंड में भी ऑलमोस्ट क्लियर था कि धामी ही बने, मान लो वहां कुछ था, पंजाब में इनका कुछ था नहीं, गोवा में जिनको बनना था वो बनी गए, बीरेन बनी गए। तो ये एक जो चक्कर चाहिए, जैसे लगे कि कोई बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, और उसमें भी औकात दिखाते हुए किसी बहुत बड़े नेता को साथ एक छोटा नेता कुचलने के लगा दिया गया कि फलाने राजवाड़ी होंगे। अब वो बड़ा नेता सोचता कि यार कहाँ ही हमारे साथ कोई प्रभारी हो तो हमारे स्टेटस का होना चाहिए ना। ये सब काम जानबूझ के किए जा रहे हैं ताकि वो लोग अपने औकात में भी रहे और एक वर्कर्स में रहे कि देखिए हमें हमेशा गतिशील रहने वाली है। हम जब तक गोलगप्पे की दुकान चलती तब तक चलती, उसके बाद भी हम जब घर तक बर्तन लेके ठेले जाते तब भी ढोल बजाते जाते कि देखो हमने बतासे बेच लिए, अब हम घर जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये एक उनका अंदाज है। अब दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती कि कौन कौन मंत्री बनने वाला, सब लोग तो आनी है, तो कुछ नहीं मालूम है। और मामला सहयोगी दलों पर नहीं टिका हुआ है। सहयोगी दल में एक टिकट, एक मंत्री वो पटेल का बना देंगे, जो वो सोनेलाल गुटका है, एक संजय निषाद को बना देंगे। और जैसे आपने कहा कि अब इनमें से किसी को भी बीजेपी को जरूरत नहीं है, और ये आए भी किसी सिद्धांत के तहत नहीं थे। जब ये आए थे तब भी इनको मालूम था कि यार इनको हमारे कुछ वोट चाहिए, और इनको मालूम था कि हम अगर सत्ता के साथ रहेंगे तो थोड़ी हमारी हनक बन जाएगी। इसीलिए ये लोग मंत्रिपरिषद का विस्तार इसलिए भी लंबा खींचे रहे कि ओम प्रकाश राजभर को घसीटने के चक्कर में थे कि ये आ जाए तो हमारा डबल काम हो जाए, फिर निषाद उन दोनों को किनारे लगाने के, तो हमारे को ओम प्रकाश राजभर आ गए। तो खेल में खेल एक निरंतर चल रहा है। असली बात तब पता चलेगी क्योंकि 3-3, 4-4 बार प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर बात हुई है, तो जाहिर है बात कुछ नामों पर फंसी हुई है। और जो हमारी बीजेपी के नेताओं से बात हुई कुछ लोगों से, अब जितना हम उन पर विश्वास कर सकते हैं, तो वो उसमें एक AK चतुर्वेदी, स्वतंत्र देव सिंह, ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है जिनको कैसे लिया जाए और कैसे किया जाए।
इस पर बात फंसी है। और जाहिर है एक सामान्य ज्ञान भी कहता है कि प्रधानमंत्री ने A.K. चतुर्वेदी को भेजा था, A.K. शर्मा को, तो जाहिर वो चाहेंगे कि भाई हाँ A.K. शर्मा को, हाँ, कि वो उनको करवाएं। लेकिन देखिए जो योगी जी का स्टाइल है, आपने देखा जब चुनाव इतने रेट से नहीं आए थे, जब उनको कुर्सी दी गई थी प्रधानमंत्री को पूरे टर्म लटकाया, लेकिन चुनाव कुछ नहीं दिया उनको। और वो आज भी हमारे घर के पीछे रहते भी हैं, पार्टी कार्यकर्ता मिलाना अच्छे अफसर है, अपना भीड़ बटोरे रहते हैं, लेकिन उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं है। कुछ मौर्य को भी हट चल रहा है, लगते कि वजह तो हार गए, तो ये फार्मूला चलाया जा रहा है कि जो हार गए उनको कुछ न दिया जाए। कुछ और नेता भी हार गए, लेकिन अगर ये फार्मूला चलता है और मौर्य नहीं बनते डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो ये योगी जी की जीत मानी जाएगी। योगी जी देखिए मठ के महंत हैं और उनका स्टाइल लंठाई वाला है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाले नेता नहीं है। तो जैसा सोच लेते हैं कि ये ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। दूसरा जैसे ये अदिति सिंह को बनवाने में लगे हुए कुछ लोग, अब उनकी बैकग्राउंड जिस ढंग की है तो बहुत से लोग नहीं चाहते, लेकिन वहां वाद काम आ सकता है, उसको लेकर झगड़ा है। और ये दो ब्यूरोक्रेट से एक ब्यूरोक्रेट की प्रतिपूर्ति कराने की कोशिश की जा रही कि भाई ये दो ब्यूरोक्रेट तो डायरेक्ट, एक असीम अरुण और एक राजेश्वर सिंह, और दोनों सीनियर ब्यूरोक्रेट है, एक कमिश्नरी, एक पुलिस कमिश्नर था, एक ईडी में था। और इस तरह से तो मामला अभी आप जब बनेगा मंत्रिमंडल, तो जो मेरा मानना, जो मेरी बात हो रही, तो आपको बहुत कम नाम इधर उधर होते दिखाई पड़ेंगे। वो सारा जो कोशिश है कि हम ये नहीं मानेंगे, और पीएम और अमित शाह के भाई कि ये तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा क्या है भाई, तुम जीत गए लेकिन जिताया तो हमने तुमको, ये सारा चला। इसीलिए 25 तारीख हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद शर्मा शायद फिर गच्चा खा जाए, योगी जी आसानी से उनको बनाने नहीं देंगे, क्योंकि योगी जी अब आरएसएस के नए पीएम कैंडिडेट हो गए हैं। और मोहन भागवत स्पेशली उनसे मिले, बीएल संतोष ने भी उनकी काफी ट्रिमिंग करने की कोशिश की। मेरा जो एक अंदाज कहता है वो ये है कि ये दो वाले तो अफसर बना देंगे, इनको शायद न बनाए कोई पार्टी, और ये इनको मौर्य को मुझे लगता है कि इनको लगभग हटा करके प्रदेश अध्यक्ष पर ले जाएंगे, और स्वतंत्र देव सिंह को जरूर लाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव सारी ऑड परिस्थितियों में इनको मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने देने के लिए, और जो इनके ऊपर दबाव था कि नहीं ये अमित शाह के शर्तों के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, उसमें भी स्वतंत्र देव सिंह इनके साथ पूरी तरह रहेंगे। और लोग कहते हो बाबा के बिल्कुल कट्टर भक्त हैं, और दोनों को बाद में भी सूट करेगा। तो अभी तक हम लोग सिर्फ कहते थे कि ठाकुर को की सरकार चल रही, हो सकता है अब देखना भी पड़े कि ठाकुरों की सरकार चल रही है, पहले तो कहने में ही चल रही थी। और मैंने मालूम वो सहयोगी दलों की वजह से, सहयोगी दल क्या पिद्दी सोचवा, चार लोग हैं जी। दुबे साहब आऊंगा फिर से, बहुत सारी बातें और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये आप बता रहे हैं, तो समझना भी सुनना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ एक साथी और जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और चर्चा हम कर रहे हैं, राजेश बादल जी आपके पास आना चाहूंगा। चर्चा जो है गठबंधन की राजनीति, उसमें भी अगर बीजेपी अपने दम पे ही चुनाव जीतती जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कि एक गठबंधन की राजनीति के तहत हम केंद्र की सरकार भी देख रहे हैं, और धीरे धीरे बीजेपी का कुनबा, बीजेपी नहीं कहें एनडीए का कुनबा जो है वो बिखरता गया।
और बहुत कम एनडीए के सदस्य रह गए हैं उसमें केंद्र सरकार में। और वैसी ही हालत अगर देखें तो राज्य सरकारों में भी, और उसमें भी देखिए बादल साहब कि उत्तर प्रदेश में जब 255 सीटें या इससे पहले 312 सीटें 2017 में बीजेपी खुद अपने दम पर ले आई और उसके पास अपने ही विधायकों की इतनी लंबी फहरिस्त है, तो फिर दूसरों को वहां कैसे समेटे, उनको कैसे जगह दे। जो यहां दुबे जी कह भी रहे थे कि हो सकता है कि 2 सीटें दे दे, एक अनुप्रिया पटेल को और दूसरे निषाद पार्टी के संजय निषाद को, तो उसके बाद लेकिन जब यहां एमएलसी के चुनाव के लिए भी 36 की 36 सीटें उस पर अपने कैंडिडेट को बीजेपी उतारती है। उधर बिहार जाते हैं हम, अभी आपके आने से पहले बिहार की चर्चा जयशंकर जी कर भी रहे थे। वहां पर हम देख रहे हैं कि इनके घटक दलों में जो सरकार है वहां पे, उसमें हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और दूसरा वीआईपी जो है विकासशील इंसान पार्टी, ये दोनों आंखें तरेरते रहते हैं सरकार में रह करके भी। तो जो बीजेपी का जो घटक दल गठबंधन है, ये एनडीए है, उसमें आपस में खींचतान है, लेकिन साथ साथ वो बीजेपी के साथ बने न बने, यहां जो बीजेपी जिस ढंग की राजनीति कर रही है उससे साफ मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शायद ये कुनबा ज्यादा बिखरता हुआ हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी चूंकि न मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, लेकिन उससे पहले जो कई लिस्ट चल रही है मार्केट में, उस लिस्ट की बात हम यहां पूछ भी रहे थे अभी, और जो बता रहे थे हमारे वरिष्ठ साथी दुबे साहब, सुरेंद्र दुबे जी। आप इस बीजेपी के गठबंधन की राजनीति को आप किस ढंग से देखते हैं, ये आपसे जरा समझना चाहता हूं। केंद्र में और यहां राज्यसभा टीवी में रहते हुए भी आपने बहुत नजदीक से देखा है पूरे यहां के दिल्ली की राजनीति को, उस हिसाब से भी, और उसका रिफ्लेक्शन दूसरे राज्यों में भी। गोवा की भी हम बात अभी कर रहे थे, तेलंगाना की बात, आंध्र प्रदेश की बात अभी छेड़ी थी जयशंकर जी ने, और दूसरे राज्यों में देखिए जहां जहां गए छोटे दलों के साथ आप गठबंधन करते हैं, छोटे दलों को किनारे लगाते हैं, बड़े दल के रूप में, बड़े भाई के रूप में आप वहां विराजमान हो जाते हैं। ये कैसी राजनीति है बादल साहब? देखिए राजीव जी, अब ये तो हमें मानना होगा कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, वो अटल बिहारी और आडवाणी वाली 1999 से 2004 तक जो पार्टी सत्ता में थी, वो पार्टी तो यकीनन नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इसलिए भी काफी दिनों तक या उस समय तक याद किया जाता था कि उन्होंने इतने सारे गठबंधन के दलों को शामिल किया था कि पता लगता था कि वो सारा समय बीजेपी के लोगों का उन गठबंधन के दलों को साधने में ही निकल जाता था। 18-20 से भी ज्यादा शायद दल उस वक्त हुआ करते थे, या 22-24 भी दल थे। तो वो दल अब जब वो पार्टी नहीं रही, वो लीडरशिप नहीं रही, वो मूल्य नहीं रहे, वो व्यवहार नहीं रहा, तो जो आचरण में तब्दीली आई है वो हम 2014 के बाद देख रहे हैं। एक किस्म का अहंकार और एरोगेंस जो आया है इस कारण से कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। जैसे कि पिछले चुनाव में एनडीए को बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी रह गई थी। इस बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर बहुमत मिल गया। तो लगातार अगर आप पिछले 8 साल की घटनाएं देखें तो छोटी पार्टियां एनडीए के साथ रहने में लगातार घाटे में रही हैं। अगर आप देखेंगे, एक बड़ी राजनीति में एक कहावत पहले चला करती थी, अब कई वर्षों के बाद आज हम देख रहे हैं कि हर बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को निगलना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन गठबंधन के जिन दलों को वो सामने रखती है, साथ में रखती है, आप क्या समझते हैं कि वो किसी बहुत ही कोई बहुत खुशी के साथ रख रही है? निश्चित रूप से बिहार में हमने देखा है कि नीतीश कुमार अपने अस्तित्व के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी कि अगर वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे तो नीतीश कुमार क्या बहुत अच्छी संख्या में पहुंच जाते, या 100 से बड़ी रूप में पहुंच जाते, या रामविलास पासवान की पार्टी को ले लीजिए, या और कुछ भी और उदाहरण भी आप देख लीजिए। शिवसेना से बात क्यों नहीं बनी? शिवसेना से बात इसलिए नहीं बनी कि एक स्थिति ऐसी आई थी कि जब शिवसेना को बड़ा भाई माना जाता था और जब उसको लगा कि ये तो हमको छोटे भाई का भी दर्जा देने को तैयार नहीं है, तब शिवसेना के स्वाभिमान पर चोट पहुंची, शिवसेना के ऊपर चोट पहुंची और तब वो जाके अलग हुए। तो अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटे दलों को
एकोमोडेट करने का मतलब एक गाड़ी, लाल बत्ती, दफ्तर फफ्तर, ये सब जो है ये तो आप ले लो, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो आप उसमें दखल मत दो। तो ये कहने की बातें हैं। हर छोटे दल को, जो हर छोटा दल है वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से डरा हुआ है, और इसलिए कि उसको लगता है कि उसको तो बीजेपी के वोट बैंक का फायदा मिलता नहीं है, हमारा वोट बैंक उल्टा भारतीय जनता पार्टी के वोट के साथ शामिल हो जाता है। तो ये बात तो गठबंधन की कमजोरी की है, और ये स्थितियां रहेंगी, तब तक रहेंगी जब तक कि छोटी और प्रादेशिक पार्टियों में जो दोनों गठबंधनों में शामिल होती हैं, जब तक वो बहुत ही वैचारिक आधार पर मजबूत नहीं होती कि भाई ठीक है, आपका विचार हमसे नहीं मिलता, हम आपके दल में शामिल होंगे ही नहीं, हमें एनडीए में जाना ही नहीं या यूपीए में जाना ही नहीं। तो पहली चीज तो यह है कि जब तक उनको वैचारिक तौर पे अपने आप को मजबूत होना होगा। दूसरी बात जो भी सुरेंद्र दुबे जी ने महत्वपूर्ण कही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कुछ पेंच है, और मेरी जो सूचना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर जाना बहुत साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना है। सरकार, चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, बीजेपी को बहुमत है, और उसके बाद कोप भवन में गोरखपुर में योगी जी बैठे हुए हैं। उनको होना तो चाहिए लखनऊ में, नेता भी उनको मान लिया गया है, यानी मुख्यमंत्री पद भी वो बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। अब पेंच कहां है? पेंच ये है जिसकी ओर इशारा सोरेन जी ने भी किया। पेंच ये है कि जो फॉर्मूला केंद्र चाहता है उस फॉर्मूले पर योगी जी सहमत नहीं है। अब इसलिए सहमत नहीं है कि मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। केशव मौर्य की दुर्गति माननीय योगी जी ने क्या की थी उनकी जाति के आधार पर, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ढंग से बैठने को कुर्सी नहीं मिलती थी, और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव होता था जाति के आधार पे, अगर भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान है, अगर केशव मौर्य ने एफआईआर दर्ज करा दी होती तो महंत जी कहां होते हम सब जानते। इतना तगड़ा जो व्यवहार है केशव मौर्य के साथ किया। अब केशव मौर्य को तो वो लेंगे नहीं, चूंकि केशव मौर्य के साथ अनजस्टिस हुआ है तो केंद्र उन पर चाहेगा कि केशव मौर्य के साथ न्याय हो। बेबी रानी मौर्य अगर आ गई, मौर्य के बदले मौर्य अगर आते हैं तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो महिला भी है। तो ये फॉर्मूले जो है वो एक और फॉर्मूला है अरविंद शर्मा का, जैसे सुरेन जी बता रहे थे, अरविंद शर्मा के नाम पर वो बहुत आसानी से सहमत नहीं होंगे। तो भागवत जी जो गए हैं, स्वतंत्र देव सिंह के लिए कैसे सहमत होंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी कैसे दे देंगे, वही राजपूत वो हैं, क्षत्रिय वो हैं, राजपूत ये हैं। तो वो स्वतंत्र देव सिंह भी वही बहुत ही संतुलन नहीं बनाते। मामला ये है कि मोहन भागवत जो संदेश लेके गए हैं कि भाई 2 वर्ष के बाद आपको फिर चुनाव में जाना है, और तब लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के लिए ठीक है कि आपने प्रदेश स्तर के चुनाव में जब हुए थे, उत्तर प्रदेश में तो आपकी स्लेट कोरी थी, इबारत कुछ नहीं लिखा था, आपके पास नाकामियां ही नाकामियां थी, लेकिन किसी तरह से केंद्र सरकार ले आई, चुनाव आयोग के सहारे ले आई या कैसे ले आई। केंद्र सरकार ना होती तो हम सब जानते हैं कि योगी जी का हश्र क्या होता। भाई 2017 में तो वो सांसद थे, 2000 संसद, जब वो सांसद से लखनऊ भेजे गए तब तक उस समय जो विधायक जीत के आए थे उन विधायकों में योगी के आदमी बहुत कम थे, योगी के समर्थक बहुत कम थे। तो वो तो ऊपर से आसमान से भेजे गए एक नेता थे। लेकिन अब इस बार 5 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद अब उनके लोग भी हैं, अब उनके समर्थक भी हैं, उन्होंने अपनी लॉबी मजबूत की है, और अब अगर केंद्र ने उन पर दबाव डाला तो हो सकता है कि काफी कुछ चीजें बदल जाएं। क्योंकि दूसरी चीज यह है कि योगी को, जैसा कि संघ, हालांकि योगी कभी भी संघ के सदस्य नहीं रहे, लेकिन अगर योगी को संघ प्रमोट करना चाहता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, तो फिर योगी को अपने आप को बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही संकेत और संदेश लेकर के मोहन भागवत वहां गए हैं, और ऐसी ही कोई बात वहां हो रही है। दूसरी चीज यह है कि अब उनको 2 साल में डिलीवर करना पड़ेगा, और अगर डिलीवरी नहीं देंगे तो फिर योगी जी के लिए, माफ कीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मणों के वो विरोधी हैं, शूद्रों के वो विरोधी हैं, क्षत्रियों के अलावा कोई जाति उनको सूझती नहीं है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1.5 साल के बाद फिर उनको चुनाव में जाना है। तो काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, बहुत चढ़ गई। इलेक्शन कमीशन भी कितना मदद करेगा,
इलेक्शन कमीशन जब अगर समग्र माहौल आपके खिलाफ हो जाता है तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करता। चुनाव आयोग ने इस बार आउट ऑफ द वे जाके जिस तरह से सपोर्ट किया है, उसको मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि संवैधानिक संस्था अपना विश्वास खो चुकी है। हमें लगता ही नहीं है कि इसी संस्था पर का प्रमुख टीएन शेषन रहा है। तो ये व्यावहारिक चीजें योगी को समझाने के लिए, महंत जी को समझाने के लिए संघ प्रमुख गए हैं और संभवतया शायद वो मान जाएं। कोई फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला केंद्र के 3 फॉर्मूले लेके गए हैं महंत जी, भागवत जी, ए फॉर्मूला, बी फॉर्मूला, सी फॉर्मूला, इसमें कुछ फॉर्मूले का इशारा सुरेन जी ने किया है, कुछ फॉर्मूले छिपे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, हमें थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन देखिए छोटे छोटे राज्यों में सरकारों ने काम शुरू कर दिया है, शपथ हो गई है, और उत्तर प्रदेश जैसे महादेश में मामला अटका हुआ है, तो कुछ पेंच तो है, कुछ तो फंसा हुआ है, कुछ तो बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। सो लेट अस सी, देखते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी को जाना है, लेकिन मैं बस दो मिनट मैं लेना चाहूंगा। जयशंकर जी कुछ फैक्चुअल कुछ चीजें जोड़ना चाह रहे थे जब बादल साहब बोल रहे थे। जी जयशंकर जी प्लीज आप जोड़ लीजिए, फिर पाठक साहब के पास आता हूं और फिर से आऊंगा फिर प्रशांत टंडन जी के पास। जी जयशंकर। मैं कुछ 2 बातें क्लियर करना चाहता था कि एक तो बेबी रानी मौर्य और केशव मौर्य, मौर्य नाम दोनों का सर नेम है, लेकिन बेबी रानी मौर्य दलित हैं, दलित समाज से आती हैं, जाटव समाज से आती हैं, और केशव मौर्य कोयरी कुशवाहा बैकवर्ड ओबीसी। दूसरी बात है स्वतंत्र देव सिंह राजपूत ठाकुर नहीं है, वो भी कुर्मी पटेल, लोधी राजपूत है, वो भी ओबीसी है। बुंदेलखंड में, हाँ, लेकिन बुंदेलखंड में उनको ठाकुर ही माना जाता है। लोधी राजपूत, लोधी भी अपने आप को राजपूत ही कहते हैं। ओबीसी में आ गए हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं तो पूरा देख के आया हूँ सारा उनको, तो वो तो ठाकुर ही माने जाते हैं, और स्वतंत्र देव से अपने को भी राजपूत ही मानते हैं। ठीक है, वो ओबीसी में ही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक जब छोटे राज्य की बात, पंजाब की बात, थोड़ा सा आपने इशारा किया कि पंजाब जो है वो वहां कामकाज शुरू हो गया है, और उधर उत्तर प्रदेश देखिए 5 राज्यों में से यहां, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या है, ये जरा यहां पार्टनर तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, ये समझने की कोशिश एक बार डॉक्टर पाठक से, कि आम आदमी पार्टी जिस अंदाज में, जिस हिसाब से काम कर रही है पंजाब में, दीवारों पे रंग रोगन के साथ साथ फोटो बदल दिए गए, और फोटो में खासकर सरदार भगत सिंह की जो फोटो है, उस फोटो को लेकर के बहुत चर्चा है। डॉक्टर पाठक क्या कहेंगे उस फोटो पे? देखिए राजीव जी, सरदार भगत सिंह की वैसे जो आवाज जी, हेलो, जी आ रही है आवाज जी। तो शहीद आजम की जो फोटो है, आमतौर पर जो बिल्कुल आधिकारिक फोटो मानी जाती है, वो खाट पर बैठी हुई, जिसमें बहुत छोटी सी वो उनकी यहां पर बांधे हुए हैं पगड़ी। बाकी भगवा पगड़ी में कोई फोटो भगत सिंह की नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। राजेश बादल जी ज्यादा इसकी पुष्टि करेंगे। ये हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब आजादी के महानायकों का अपहरण करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने प्रतीक उन पर थोप दिए हैं। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस को अपना बनाना चाहते हैं, सरदार पटेल को बनाना चाहते हैं, भगत सिंह को भी वे अपने पाले में रखना चाहते हैं। तो संघ की ही एक बी टीम आम आदमी पार्टी कहलाती है, उसकी नीयत भी यही है। अगर भगत सिंह को वे अपना बनाना चाहते हैं, पीछे भगवंत मान ने फोटो लगा ली है। भगत सिंह तो नास्तिक थे, उनका तो लेख छपा हुआ है, आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। और कब लिख रहे हैं वे? 1930 के आसपास, उसके भी पहले शायद 1928 में छपा है वो लेख, कीर्ति अखबार में। तो भगत सिंह के सिर पर अगर आप भगवा पगड़ी बांधकर ये सोचें कि वे आपके कहलाएंगे, या आप उन्हें अपने पाले में कर लेंगे, या उनके गांव में खटकल कला में अगर आप शपथ लेने से भगत सिंह के सिद्धांतों की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये असल में प्रतीकात्मक लड़ाई है। और भारत में इस वक्त पूरी राजनीति जो है वो सिर्फ प्रतीकों पर केंद्रित होकर रह गई है। जनता के मुद्दे, जनता की परेशानियां, इन सब चीजों से किसी पार्टी को अब कोई वास्ता नहीं बचा। कौन व्यक्ति कितना प्रतीकों का उपयोग कर सकता है, ये वो आम आदमी पार्टी है, जिसका मुखिया अरविंद केजरीवाल हनुमान जयंती पर दिल्ली में बड़े बड़े हनुमान मंदिरों में पूजा करते हैं। तीर्थ यात्रा कराई जा रही है दिल्ली के लोगों को सरकारी खर्चे से,
तो कम से कम भगत सिंह के विचार तो ऐसे नहीं थे। कम एक बार इनको भगत सिंह के विचार तो पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह अंबेडकर की भी फोटो लगा रहे हैं, वो भी बहुत दूर हैं। राज्यसभा की आज प्रत्याशियों की सूची अगर देख ली जाए तो अरविंद केजरीवाल की सूची में एक भी मेरे ख्याल से दलित नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अंबेडकर की पहचान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। उसमें तो धन्ना सेठ है बड़े बड़े, जिनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मालिक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, ऐसे लोग हैं। पहले भी दिल्ली में उन्होंने 2 राज्यसभा प्रत्याशी ऐसे ही बनाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल भारतीय समाज की इस नब्ज को समझ गए हैं, जिस नब्ज पर हाथ रख के संघ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 8 साल से सत्ता में और बार बार कामयाब हो रहे हैं। वो नब्ज है प्रतीकों की कि आप प्रतीक खड़े कीजिए, जुमले फैलाइए, जुमले दिखाइए। दिल्ली मॉडल की जो बात होती है उसकी भी बहुत सारी सच्चाइयां सामने आ चुकी हैं। फिर भी मेरा मानना है कि अगर दिल्ली के विकास के मॉडल पर पंजाब में आम आदमी पार्टी काम करेगी तो उससे ज्यादा सफलता मिलेगी। भगत सिंह की पगड़ी का रंग बदलने से, दीवारों पर उनकी तस्वीरें लगा देने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जनता उससे प्रभावित होती है, इसलिए पार्टियां बार बार इन नुस्खों को आजमाती हैं। जी राजीव जी। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक, आप जुड़े मैं और सभी पैनलिस्ट इजाजत आपने लेता हूं। विचार रखे। लेकिन राजेश बादल जी कुछ जोड़ना चाहते थे। जी बादल जी। राकेश की बात में एक ही बात जोड़ना चाहता था कि बिल्कुल प्रतीकों की बात तो है, मगर प्रतीकों में देखिए चरित्रगत कितना फर्क है। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए पगड़ी छोड़ी थी, केश कटवाए थे, पगड़ी हटाई थी। और भगवंत सिंह मान को तो हमने सारी उम्र बिना पगड़ी के देखा है। वो सत्ता के लिए पगड़ी उन्होंने पहनी है, सत्ता के लिए वो पगड़ी धारी की बनी है और दाढ़ी रखी है उन्होंने, अभी अभी रखने लगे हैं। कुछ समय पहले तक वो सिख वेश में ही नहीं नजर आते थे। तो सरकार के लिए, हुकूमत के लिए, सत्ता के लिए वो आए हैं और देश की आजादी के लिए उन्होंने पगड़ी छोड़ी थी। ये बुनियादी फर्क है। जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके अलावा हम लोग पंजाब की बात भी कर रहे हैं। पंजाब की बात थोड़ी सी वहीं से चर्चा आपसे करना चाहूंगा। पंजाब में जहां से जो सवाल मैंने पूछा था कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, ये जरा इनकी पॉलिटिक्स बताइए, आपकी नजरों से क्या पॉलिटिक्स है जहां भगत सिंह केसरिया पगड़ी में दिखाई देते हैं। उसके अलावा बहुत कुछ बी टीम की तरह जो कहा जा रहा था अभी चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती जी को बीजेपी की बी टीम की तरह देखा गया, और कुछ ऐसा ही नजर अब आ रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बी टीम नजर आ रही है। या ये कहें कि अब जो अभी राकेश पाठक कह के गए कि नब्ज को केजरीवाल ने या उनकी टीम ने पकड़ लिया है कि आखिर ये नब्ज जो है, और उसमें पिछले 8 साल से जो कुछ इस देश में चल रहा है उसी ढर्रे पर हम भी राजनीति करें और शायद यही से सफलता मिलेगी। और उसका एक जो पैमाना है, एक पायदान है, पैमाना नहीं, उसका एक जो पायदान है वो इन्होंने दिल्ली और दूसरा पायदान पंजाब में पा लिया है। और अब दूसरे राज्यों में, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे राज्यों में पैर फैलाने की कोशिश है, और खासकर वहां जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने की लड़ाई में है। और उसमें अभी 2 राज्य बिल्कुल आमने सामने हैं जहां चुनाव होना है, यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात। इसके अलावा आज ही खबर आ रही थी, कल से 2 दिवसीय यात्रा पर छत्तीसगढ़ में भी गोपाल राय बैठे हुए हैं और वहां भी कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। ये क्या लड़ाई, ये क्या राजनीति है, जरा बताइए प्रशांत जी। बहुत लंबी चौड़ी बातें सबकी हो गई हैं। 2-3-4 चीजें मैं एक तो भगत सिंह से शुरू करता हूं कि देखिए, भगत सिंह तो वैसी कैप लगाते थे जैसी राजेश बादल जी इस वक्त लगाए हुए हैं, और उसकी कहानी देखिए बड़ी रोचक है। और उस जो तस्वीर हैट वाली है वो बेसिकली क्रांति का प्रतीक है, और वो क्रांति का प्रतीक इसलिए है कि भगत सिंह सैंडर्स की हत्या के बाद दिल्ली में चांदनी चौक के इलाके में सीताराम बाजार में छुप कर रह रहे थे, और उस दौरान ही उन्होंने अपने केश त्यागे थे। और उन्होंने वो फोटो खिंचवाई थी कश्मीरी गेट में। एक फोटोग्राफर थे
और वो फोटोग्राफर थे रामनाथ फोटोग्राफर। तो रामनाथ फोटोग्राफर के यहाँ वो हैट वाली फोटो उन्होंने खिंचाई थी, और वो उस वेश में ही इसलिए घूमते थे कि पुलिस उनको पहचाने ना, क्योंकि पुलिस के पास उनका वो फोटो नहीं था, वो रूप नहीं था। और वो फोटो जो चर्चित फोटो है, वो फोटो जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर नाथ के साथ मिलके, जो आज का संसद भवन है, उस बम को फेंकने के कुछ ही दिन पहले वो फोटो खिंचाई थी। और वो फोटोग्राफर बाद में मालूम पड़ा कि वो पुलिस के लिए फोटो खींचते थे, तो ये लोग फोटो लेने भी नहीं गए। कहीं से वो फोटो अखबारों में पहुंच गई, और जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए तो लाहौर का एक उर्दू अखबार था बंदे मातरम, उसमें सबसे पहले वो तस्वीर हैट वाली छपी, फिर बाकी अखबारों में छपी। तो जो हैट की तस्वीर है भगत सिंह की, जो हम लोगों ने बचपन से एनसीईआरटी किताबों में देखी है, अपने स्कूल कॉलेज के जो सभागार वगैरह में फोटोग्राम सरकारी दफ्तरों में देखी है वो फोटो क्रांति का प्रतीक है। ये उन दिनों की फोटो है जब भगत सिंह HSRA की एक्टिविटीज में शामिल थे, छुप कर रह रहे थे, असेंबली में बम फेंका था उन्होंने। तो जैसी फोटो दिख रही है वो उनका अपना एक तरीका है, आम आदमी पार्टी की चॉइस है, या उनकी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अनभिज्ञता है। अनभिज्ञता इसलिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान ही भगत सिंह और राजगुरु और बिस्मिल की फोटो लगी है और मूर्ति लगी है विधानसभा परिसर में, और उसमें वही हैट वाला ही मूर्ति बनाई गई है। तो अनभिज्ञता नहीं है, ये समय के हिसाब से उसको संदेश देने की बात है। और जाहिर सी बात है कि वहां पे भगत सिंह की पगड़ी का रंग भगवा किया गया है, जो घोषित रूप से नास्तिक थे। उसके अलावा वहां से गांधी जी की तस्वीर भी गायब की गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई एक कॉन्शियस डिसीजन है, सोचा समझा फैसला है, और ये आम आदमी पार्टी बताएं कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया है। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में आते हैं 2 मिनट के लिए। उत्तर प्रदेश में जितना सोशल इंजीनियरिंग था बीजेपी का, और जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें थी, और जो रिप्रेजेंटेशन की बड़ी बड़ी बातें थी, उन सब पे विधान परिषद के चुनाव आते ही बुलडोजर चल गया। सबसे बड़ा बुलडोजर तो ब्राह्मणों पे चल गया। एग्जिट पोल के नतीजे हमको बताते हैं कि 85 से 86% ब्राह्मणों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो 36 सीटों में 5 सीटें ब्राह्मणों को मिली हैं, और 16 सीटें ठाकुरों की हैं। तो ठाकुरवाद योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। एक भी दलित को विधान परिषद में टिकट नहीं दिया गया है। तो दलित अपना जो जिसको लाभार्थी बना के बड़े बड़े विश्लेषणों में बताया गया, उनका एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये विधान परिषद के चुनाव में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की असलियत क्या है, और ठाकुरवाद बदस्तूर जारी है, और बाकी ब्राह्मणों पे और दलितों पे बुलडोजर चल चुका है। तीसरी बात देखिए, जो आप लोग बात कर रहे थे कि एनडीए का रिप्रेजेंटेशन और एनडीए का पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, एंड अब बीजेपी देखिए, अब बीजेपी हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी है, थोड़े से अपवादों को छोड़कर। आप वाजपेयी जी के समय देखिए तो वो उड़ीसा के बीजेडी भी शामिल था, उसमें बंगाल भी शामिल था, बंगाल की पार्टी भी शामिल थी, उसमें महाराष्ट्र भी थे, उसमें सिखों की पार्टी भी थी, उसमें दक्षिण की पार्टियां भी थी। आज बीजेपी एनडीए में कोई नहीं है वो सारे लोग। और जो सबसे पुराने 2 सहयोगी थे, अकाली दल और शिवसेना,
जो इनके वैचारिक सहयोगी भी रहे, बाकी लोग तो वैचारिक सहयोगी नहीं थे, वो भी साथ छोड़ चुके हैं। तो ये यहां से देखिए अभी क्या हो रहा है कि सफलता मिल रही है। चुनाव आयोग की बात राजेश जी कर रहे थे, मीडिया खरीदा हुआ है, व्हाट्सएप है, समाज में नफरत फैला रहे हैं और ध्रुवीकरण करके इनकम टैक्स सीबीआई का भी अपना एक रोल है। तो पूरी एक जो है जिसको कहें कि दादागिरी चल रही है और आप चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस जो अंग्रेजी में कहते हैं कि अभी सफलता मिल रही है तो आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा है, लेकिन इसका असर आगे दिखाई देगा। ये पीछे भी हमने देखा है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत जबरदस्त केंद्रीकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, उस केंद्रीकरण का ही नतीजा हुआ कि सारे गैर हिंदी भाषी राज्यों के पास अब अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी सरकारें हैं, बल्कि कहीं कहीं तो विपक्ष में भी वही हैं। राष्ट्रीय पार्टियां तो विपक्ष में भी नहीं है वहां। तो जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वो अपने ढंग से रिएक्ट करता है। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो उसमें भी कुछ उथल पुथल आगे की पॉलिटिक्स में होगी। बिहार की चर्चा आप लोग कर रहे थे, उसमें भी कुछ चीजें होंगी जरूर, लेकिन बिहार में इतना जरूर हुआ है कि लालू यादव का जो बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप है वो उसकी पहचान आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी अपने जन्म से लेके अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई वहां। तो ये तो बिहार में तो इतना तो लालू यादव की पॉलिटिक्स ने किया है। राजीव जी, बिहार, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अभी तक, और खासकर बीजेपी बड़ी पार्टी तो बन गई बिहार में, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाई है। अभी भी देखें तो नीतीश कुमार हैं, हाँ बीजेपी समर्थन में है, बीजेपी के कुनबे में शामिल हैं, एनडीए में शामिल हैं। तो बिहार से इतर हम बात तो उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, अभी आम आदमी पार्टी पंजाब की बात भी कर रहे थे। दुबे साहब, एक बार उत्तर प्रदेश को लेकर के आपके पास आना चाहूंगा। एमएलसी इलेक्शन को लेकर के बहुत गहमा गहमी है और अभी थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि 36 सीटों पे चुनाव होना है और 36 की 36 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतार करके अपने सहयोगी दलों को निराश तो किया है, लेकिन इस निराशा के साथ साथ बीजेपी के अंदर खाने में भी निराशा है कि यहां पर जो बात यहां प्रशांत टंडन जी रख रहे हैं कि जो एक जातीय समीकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जातीय समीकरण को बैठाना, और एक आरोप लगातार योगी सरकार पर लगते आए हैं पिछले 5 साल में, आगे भी उसको हम देखेंगे, जारी रखेंगे योगी जी। ये ऐसा दिख रहा है कि यहां पर सीधा का सीधा जो है वो ठाकुरों को, राजपूतों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर के क्या कुछ आगे, क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा उस पर आपका मैं चाहूंगा, आपके विचार सुनना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं। थोड़ा सा आपने टच पहले भी किया था एमएलसी चुनाव को लेकर के, जातीय समीकरण को लेकर के, और आने वाले समय में अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि आपको अगर यहां जगह नहीं दिया तो एमएलसी बना दिया, एमएलसी बना करके और फिर ले आए मंत्रिमंडल में। बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन इस बार चुन करके आए हैं योगी आदित्यनाथ, खुद भी पहली बार विधायक बने हैं वो। और उसके बाद एक जो चर्चा यहां चल भी रही थी, जो शायद बादल साहब बता रहे थे और उस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक संघ प्रमुख जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे, उनकी बैठक भी हुई है योगी आदित्यनाथ के साथ में। क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी ने अपने पॉलिटिक्स का स्टाइल काफी बदला है, और जो हम लोग कहते हैं कि जातिवादी समीकरण बनाना, वो बैलेंस बनाना, इसके सब नए प्रतीक अब उन्होंने ढूंढ लिए, नए रास्ते निकाल लिए, और उसी से क्लब करके मैं थोड़ा अरविंद केजरीवाल पर ही बात करना चाहूंगा कि हम लोग जा किधर रहे हैं। देखिए, ये जो इन्होंने एक हिंदू पिरामिड लगातार, इस बार हम लोग सारी चर्चाओं में नतीजे पहुंचे थे कि हिंदुत्व या उन्माद की बात नहीं चली, लेकिन हिंदुत्व का कार्ड जम के चला।
तो अब उनको वो ठाकुर ब्राह्मण में बहुत ज्यादा बैठाने की जरूरत नहीं है। एक वर्ग हिंदुत्व में निपट जाएगा, एक वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है वो इनसे जय श्री राम करता रहेगा, हिंदू बना रहेगा और दाल चावल से फ्री लेकर के जमीन पर बैठ करके इनके गुणगान करता रहेगा। मैं आज भी बहुत लोगों से मुलाकात हुई, मेरे मन से पूछा तो वो मतलब आप पागल की तरह कहते हैं कि नहीं आप भाई साहब समझ नहीं रहे कि अगर ये लोग नहीं आते तो मुसलमान हमारा जीना मुश्किल कर देते। वो जो नीचे तक एक विभाजन की रेखा उन्होंने खींच दी है, उसी के तोड़ के रूप में जब अरविंद केजरीवाल ने वो किया तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये हिंदू देखे दिल्ली में जब क्या तो राम से हट करके हनुमान पर लगे रहे। उन्होंने क्या हिंदू कार्ड पूरा खेला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगर राम पर ही लगे रहेंगे तो मेरी कौन सुनेगा, तो हनुमान के गुणगान पर लग गए। पंजाब में उन्होंने कहा ये हिंदुत्व का, खैर वहां इस बार मामला नहीं था, बीजेपी वहां जीरो थी, फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर भगत सिंह और इस तरह के देश प्रेम के तो हम इन हिंदुत्ववादी जो नारे हैं इनसे थोड़ा बच पाए। दूसरा, बीजेपी खाली गेहूं चावल लाभार्थी योजना बांटना चाहती और केजरीवाल ने कहा नहीं हम सब कुछ मुफ्त देंगे, आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको फ्री में पैसा भी देंगे, फ्री में राशन भी देंगे, बिजली के भी आपसे पैसे नहीं लेंगे, पानी के भी पैसे नहीं लेंगे, बस में यात्रा करेंगे उसके पैसे नहीं लेंगे और आपको फ्री में तीर्थाटन भी कराएंगे। इस बात को आप समझिए कि हम जा कहां रहे हैं। हम इस देश को डेवलपमेंट की ओर नहीं ले जा रहे हैं, हम इस देश को एक ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहां डेवलपमेंट, वैचारिक, राजनीतिक सबका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो आदमी जितनी रेवड़ी बांट दे वो उतने का हकदार रहेगा। अब हम आ जाते हैं एमएलसी पर। देखिए, मैक्सिमम सीटें ठाकुरों को दी गई। अच्छा, ये आप इन्हें को मत कीजिए, जो सपा ने एमएलसी के जो सीटें दी उसमें शायद 22 खाली यादव को ही दे दी है। तो बात दोनों तो वही है कि अपने अपने जात के लोगों को प्रमोट करो। अब तो ब्राह्मण की बात करते हैं 86%, पहले बताया जाता था कि 12% ब्राह्मण है, अब बताया जाता है 6% ही है। मुझे पता नहीं कहाँ है वो परसेंटेज जो है जातियों का घटता बढ़ता रहता। जिसकी जरूरत हो ज्यादा बता दिए जाते और जिसकी कम नहीं जरूरत हो तो उसके कम बता दिए। हमें नहीं पता कि दुबे के क्या परसेंट में आ रहे, अपना वो लोग कह रहे तो मान लेते 6% ही होंगे। ठाकुरों की संख्या बहुत कम है, अकेले ठाकुरों के बल पर शासन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हिंदुत्ववाद है, लाठी तंत्र जो है और जो बुलडोजर एक लिया है जिसको हम लोग हंसी में देखते थे, अब उस बुलडोजर को यह नया करने लग गया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहता बाबा ठीक है बुलडोजर की बात करते हैं, तो एक तरफ ये मुसलमान जो बहुत बदमाश है हमको मार डालेगा, वो दूसरी तरफ बुलडोजर, और तीसरा ये कि सत्ता ठाकुर के हाथ में रहे। तो मुझे याद है कि वीपी सिंह के जमाने में भी जब वो हुआ तो कस के इसी ढंग के तमाम एक्सपेरिमेंट हुए, उनकी आज हम चर्चा यहाँ नहीं करें क्योंकि टाइम नहीं है। और एमएलसी अब उनको बहुत जरूरत नहीं, आप निश्चित जान लीजिए, वरना वो इन लोगों को देते, इनको बुलाया भी नहीं, इनसे पूछा भी नहीं, और आज इनमें से किसी की हैसियत नहीं है जो बाबा से पूछ ले भाई हम लोगों को टिकट क्यों नहीं दिए गए। और केंद्र के नेता भी इस बात से परेशान है और इसीलिए मोहन भागवत को लगाया गया कि आप देख करके कोई बीच का रास्ता निकालिए। लिखता नहीं, जो मेरे सूत्र बता रहे कि नहीं, बाबा जो है वो 2-3 मुद्दे पर अड़े हुए और बाकी कुछ चीजें मान ले कि ये बातें नहीं मानेगी, जिसमें अरविंद शर्मा, केशव देव मौर्य मुद्दे और स्वतंत्र देव सिंह भी मान लीजिए उसी में। स्वतंत्र देव सिंह वो कहीं बैकवर्ड है, कहीं वो जैसे चौहान माने ठाकुर होते,
लेकिन लोनिया ठाकुर भी एक हमने सुन लिया है, वो बैकवर्ड होते हैं। ये भी कुछ लोग कहते हैं कुर्मी, कुछ कहते हैं लोधी है, तो लोधी लोग खुद भी अपने आप को लोधा ठाकुर कहते हैं। तो वो इस ढंग के तमाम हैं, तो जो भी उनका कॉन्सेप्ट हो, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह इनके साथ पूरी तरह लगे रहे हैं, पूरी तरह समर्पित है, तो बाबा उनको लाएंगे। और हाँ, आपको चेंजेस ऐसे बहुत लगेंगे, जो नाम आप सोच रहे होंगे कि रखे ये है क्यों नहीं, पता चला बाबा ने उनको निपटा दिया। अब वो बिल्कुल अपने ढंग से मठ पूरा चलाना चाहते, प्रदेश चलाने के बजाय अब वो मठ ही चलाना चाहते। प्रदेश को मठ की तरह चलाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और मठ चलाया है तो उसी का एक बड़ा रूप परिवर्तित करते हुए मतलब उत्तर प्रदेश को मठ में परिवर्तित करते हुए नजर आएंगे, शायद हो सकता है आने वाले समय में। जयशंकर जी, तीन बातें यहाँ, तीन शब्द की चर्चा कर रहे थे अभी हमारे साथी सुरेंद्र दुबे जी। बुलडोजर, मुसलमान और ठाकुर। बुलडोजर जो है वो मुसलमानों को बिल्कुल ठिकाने लगाएगा, या कहें तो मुसलमान जो हैं उसके नाम से ठिकाने पे रहेंगे। और दूसरा है सत्ता जो है वो ठाकुरों के हाथ में है। राजनीति में अभी जो बात हम लोग करते हैं, और जब बीजेपी के लोगों से आप बात कीजिए तो बीजेपी दावा करती है, उनके लोग दावा करते हैं कि हमने जात पात को से ऊपर उठ करके राजनीति की है। लेकिन यहाँ ये कौन सी राजनीति है जहां नफरत फैला करके, डर फैला करके राजनीति हो रही है। लेकिन चलिए, इस पे भी चर्चा हम लोग बहुत कर चुके हैं। चर्चा यहाँ ये कि उत्तर प्रदेश में क्या अब आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलेगा? ये जो हम देख रहे हैं जयशंकर जी, इसमें अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब से इतर, और अब बातें हो रही हैं। जैसे अभी शुरुआत में एक विधायक साहब की जो बाइट दिखाई थी हमने, उस बाइट में वो ये कह रहे हैं कि जिसने हमें वोट नहीं दिया वो हमारे पास मत आओ किसी भी काम के लिए। आपको अगर आप 2024 में वोट दे देना बीजेपी को, उसके बाद हमारे पास आना, बताना कि हमने वोट दिया है, तब हम आपका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये कौन सी राजनीति, किस दिशा में उत्तर प्रदेश को हम जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, और ये भी बात हम लोग सामने देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नहीं पट रही है, और खटपट है। और इसकी खबर इससे भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहन भागवत को जाकर के कुछ बातें करनी पड़ती हैं योगी आदित्यनाथ से, कि आगे कैबिनेट में किसको लेना है, नहीं लेना है। अगर जैसे दुबे साहब यहां बता रहे हैं तो बहुत कुछ है। क्या कहेंगे आप इन चीजों को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उसमें भी योगी आदित्यनाथ के अपने अंदाज को किस रूप में देख रहे हैं? उनका अपना अंदाज जो भी रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? पहले अगर शुरू करें हम लोग बाराबंकी के दिनेश रावत के बयान, उन्होंने कहा है, इस तरह के पहले भी कई बयान आए हैं, कई लोगों के आए हैं, लेकिन पहले तो दिनेश रावत को यह बताना चाहिए कि क्या उनकी बात सुनी भी जाती है क्या? उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों की ये शिकायत रही कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। प्रशासन कभी सुनता नहीं है, मंत्री नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री नहीं सुनता है। 100 विधायकों ने विधानमंडल भवन में ही एक तरह से सत्याग्रह जैसा कर दिया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। पता नहीं दिनेश रावत को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम, तो खैर। लेकिन देखिए, दरअसल क्या है कि भाजपा ज्यों-ज्यों सत्ता में मजबूत होते जा रही है, उसकी पकड़ सत्ता पर मजबूत होते जा रही है, उसका फांसीवादी चरित्र जा रहा है। अब वो धीरे धीरे वो इसी लाइन में आगे बढ़ेगा जिस ढंग से चीजें बढ़ रही हैं। अब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया, तो वो बातों को देखते हुए मतलब अब उसमें कुछ बहुत ज्यादा गुंजाइश की बात नहीं है। अगर विपक्ष के लोग मोदी जी की वर्किंग स्टाइल को, भाजपा की, आरएसएस की वर्किंग स्टाइल को समझते हुए भविष्य की रणनीति नहीं तैयार करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते हैं लोकतंत्र के लिए। देखिए, विधान परिषद के चुनाव का जहां तक मामला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो ये विधान परिषद का चुनाव जो है, विधान सभा से इसके सदस्य नहीं चुन के आते हैं। उनका निर्वाचक मंडल जो है वो विधानसभा का नहीं होता है कि जिसको पार्टी ने चुनाव में टिकट दे दिया वो जीत के आ जाएगा। ये चुनाव जो होता है, जो पंचायती सिस्टम से चुन करके आते हैं लोग, ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत, और ये सारा जो चुनाव होता है, इसमें बाहुबल और धनबल, और इससे ऊपर एक नया जो आ गया है हाल के वर्षों में, प्रशासनिक बल, ये तीन लोग मिल करके
तय करते हैं इन चुनावों का परिणाम। जिस तरह से जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, कमोबेश वही दृश्य आपको दिखाई देगा इस बार विधान परिषद के चुनाव में। आज हमने कहीं देखा है कि जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेताओं में से है, युवा नेता है उदयवीर सिंह, जो अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते थे, उनका नामांकन पत्र छीन लिया लोगों ने वहीं एटा में जब वो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे। तो जब अखिलेश यादव के इतने बड़े करीबी, इतने बड़े नेता कहे जाने वाले एमएलसी साहब थे भी कि पता नहीं उदयवीर, उनका नामांकन पत्र छीन लिया जा रहा हो, तो फिर आगे की बात क्या हो सकती। और जातियों का जो समीकरण है, जब समाजवादी पार्टी के 15 या 16 उम्मीदवारों के चेहरे आए, नाम आए, तो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया एकदम भर गया कि देखो यादववाद हो रहा है, यादववाद हो रहा है, यादववाद से मुक्ति नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को भी दी, अपने गठबंधन सहयोगी को भी दी, अन्य जातियों को भी दिया है, मुस्लिम भी दिया है, दलित भी दिया है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने इतने ज्यादा 17 या 22 जो भी कहा जाए, 17 हो सकता, 17 की बात हो रही है, कि राजपूत यानी ठाकुर लोगों को उम्मीदवार बनाया, हमारे मीडिया किसी ने चर्चा ही नहीं की कि नहीं साहब, भाजपा ने एक ही जाति के, जो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, उनको इतने सीटों पे उम्मीदवारी दी है, इसकी चर्चा ही खत्म हुई। अब रह गया सवाल सरकार बनने के पेंच को लेकर के। देखिए, 2 ग्रंथि थी भाजपा के दिमाग में। एक तो ये कि हारे हुए लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। तो मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड में इन्होंने फैसला कर लिया है कि पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अगर उनको बनाएंगे तो केशव मौर्य को भी हो सकता है कि मंत्री या उप मुख्यमंत्री जो भी कुछ न कुछ तो एक बनाने की बात हो सकती है। स्वतंत्र देव सिंह मिर्जापुर के कुर्मी नेता हैं। वो पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे, और जो भ्रष्टतम मंत्री थे उसमें से एक स्वतंत्र देव सिंह जी का नाम था। मुझे याद है, अच्छी तरह से वो घटना याद है, जब मैं कैफियत एक्सप्रेस में आ रहा था और जौनपुर से चढ़ी एक महिला जो एक पुलिस अधिकारी की पत्नी थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से स्वतंत्र देव सिंह जी के जमाने में एआरटीओ की पदों की नीलामी जो पहले रेट होता था उसके 3 गुना रेट पे होनी शुरू हो गई। उसके बाद ही इनको हटा करके शायद वो प्रदेश अध्यक्ष का बनाया था, लेकिन जोड़ी बड़ी अच्छी हो गई थी योगी जी की और स्वतंत्र देव सिंह की। तो वो जोड़ी ने काफी काम किया। जब मोदी और अमित शाह का प्रहार होता था योगी जी पे, तो उसको झेल जाते थे स्वतंत्र देव सिंह मिलकर के, दोनों मिलकर के एक अपना रास्ता निकाल लेते थे। तो हमको लगता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष तो है ही है, वो हो सकता है कि अगर केशव मौर्य को थोड़ा डाउन करने की बात हो, तो चूंकि ओबीसी से ही रिप्लेसमेंट करना है, तो हो सकता है स्वतंत्र देव सिंह को बनाए। अब मंत्री बनाने की बात तो नहीं समझ में आएगी कि प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष पर छोड़ करके कोई मंत्री तो बनने नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि साथ उप मुख्यमंत्री की बात हो। बेबी रानी मौर्य की बात जरूर है कि उनको एक, क्योंकि उत्तराखंड के राज्यपाल पद से हटा करके लाए थे, राजनीति में सक्रिय किया था, पहले भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। पहले तो चर्चा हो रही थी कि शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी पेश किया जाए, लेकिन योगी जी की आदत है, योगी जी अड़ गए, भिड़ गए कि भाई हम किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी चेहरे को लड़ाना हो तो लड़ाइए, हम चले गोरखपुर। तो लेकिन ये बात जरूर हो सकती है कि उनको महत्वपूर्ण भूमिका बेबी रानी मौर्य जी को भी मिल सकती है नई सरकार में। अरविंद शर्मा जी के बारे में बार बार है, लेकिन योगी जी हमको नहीं लगता कि इस बार भी कोई बहुत उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने को तैयार हो पाएंगे। जैसे मोदी जी पहले चाहते थे मुख्यमंत्री उनको बनाना, फिर उप मुख्यमंत्री बनाना, फिर मंत्री बना के गृह मंत्रालय उनको देना, लेकिन इसके लिए किसी भी बात के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं हुए थे। और अब इस जीत के बाद तो चाहे मोदी जी का रोल रहा हो, अमित शाह जी का रोल रहा हो, चुनाव आयोग का रोल रहा हो, बहन मायावती का रोल रहा हो, किसी का भी रोल रहा हो, लेकिन चेहरा तो बधा है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे। और जैसा हम लोग शुरू में ही कहते आ रहे थे कि भाई हिंदुत्व के वो दूसरे नंबर के जो पोस्टर बॉय के रूप में उनको भागने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करते आ रहा है पिछले कई वर्षों से। तो अगर वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, जीत करके अपने शर्तों पे इतने विधायक लेके आए, जिता करके ले आए, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उनकी दावेदारी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह के दिल दिमाग में बात भी रहेगी कि 2024 के मद्देनजर यूपी क्या गोल खिला सकता है। तो ये बात भी अंदर की है। अब दूसरी बात जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पंजाब के बारे में, देखिए अरविंद केजरीवाल
एकदम मोदी जी के नक्शे कदम पे चलते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल भी लगभग वही करते हैं। अब उन्होंने जिस तरह से गांधी को रिप्लेस कर दिया और गांधी की जगह जगह सरदार भगत सिंह जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जीवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार भगत सिंह कहाँ है? किस वैचारिक पैमाने पे अगर आप चुना जाए, भाई आप अगर सत्याग्रह किया आपने, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, तो गांधी जी करते थे, कराते थे। सरदार भगत सिंह तो इससे दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं था, वो तो सीधे सीधे हिंसक क्रांति की बातें करते थे, समाजवादी समाज की बात करते थे, धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करते थे। लेकिन आपकी धर्मनिरपेक्षता कैसी है भाई? पंजाब से आपने जितने लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया है, चलो वहां अल्पसंख्यक नहीं है, मुस्लिम तो वहां है नहीं, बहुत कम है, लेकिन एक भी दलित को आपने टिकट देने की जरूरत समझी क्या? एक भी महिला को आपने राज्यसभा में भेजने की जरूरत समझी क्या? तो बातें करो, तस्वीरें लगाओ, अंबेडकर साहब की तस्वीर लगा लो, भगत सिंह जी की तस्वीर लगा लो, गांधी जी को हटा दो, ये सब तो करेंगे, वो अपने ढंग से काम करेंगे। लेकिन जो मूल बातें हैं, जिन सिद्धांतों पे बात करने की है, वो उनको करने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में भी ऐसा ही रहा है, दिल्ली में भी कोई, चूंकि उनको मालूम है कि हमको वोट कैसे मिलेगा। भाई लाभार्थी योजना अगर नरेंद्र मोदी के काम आ सकती है तो केजरीवाल जी के काम तो आ ही रही है। बिजली पानी दिल्ली में मुफ्त किया ही हुआ है, तो लोगों को वोट देते ही हैं, लोग कहते हैं भाई हाँ केजरीवाल ने काम किया। तो मुख्य वही है कि विचार की राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। जहां कहीं भी उनके दिमाग में होता है कि पहले कांग्रेस को रिप्लेस कर दो, फिर बाद में हम बीजेपी से लड़ेंगे, और ये नहीं समझते हैं कि भाई विपक्ष की राजनीति संवेद और समावेशी ही हो सकती है। मिलजुल करके ही आप चुनौती दे सकते हैं भाजपा को। आज आपको लग रहा होगा ठीक है पंजाब जीत लिया आपने, हो सकता है कि कल आप हिमाचल प्रदेश में भी आपके कुछ विधायक जीत जाए। छत्तीसगढ़ पर भी निगाह है उनकी, छत्तीसगढ़ के संदीप पाठक को ही उन्होंने राज्यसभा में भेजा है, उसके पीछे भी कोई उनकी राजनीति होगी, कुछ समझ होगी, गोपाल जी राय को वहां भेज ही दिया है। तो उनके काम और कार्रवाई तो है, क्योंकि पैसा भी है उनके पास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ये सब करेंगे वो। लेकिन मुख्य रूप से यह है कि लोकतंत्र, समाजवाद, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, इन तीनों से कोई वास्ता उस्ता है नहीं। एक सब कहने की चीजें हैं इन लोगों के दिल दिमाग में। जब तक इन पर आधारित कोई राजनीति नहीं शुरू होगी, कोई आंदोलन संघर्ष नहीं शुरू होगा, कोई एकता नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत महत्वपूर्ण या बहुत मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे आने वाले वक्तों में। जी राजीव। राजेश बादल जी, क्या योगी, अभी चर्चा हो भी रही थी, एक तरफ पंजाब की बात या आम आदमी पार्टी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन दुबे साहब कुछ। मैं कह रहा था मुझे दूसरी जगह जाना है, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। बस हम भी प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। बादल साहब, बस जल्दी जल्दी एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा। योगी और इधर मोदी, योगी जी और मोदी जी, इनको लेकर के जितनी चर्चा हो रही है और बार बार इस पर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में या अभी हम देखें तो क्या हम ये माने या मानना अब शुरू कर दें कि बीजेपी में कहीं ना कहीं दो पोल अब आने वाले समय में हम देखेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और वहां जैसी खबरें आ रही हैं, अरविंद शर्मा को अगर योगी जी अपने साथ नहीं रखना चाहते या अरविंद शर्मा को वो जगह नहीं देना चाहते हैं जहां मोदी जी बैठाना चाहते थे, और अब इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक मजबूत चेहरा के रूप में अपने दम पर चुनाव लड़के आए हैं, और तीसरे फेज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी योगी की बात करने लगे थे कि आएंगे तो योगी जी ही। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी उनके सामने हथियार डाल दिए। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आरएसएस भी साथ दे रहा है योगी आदित्यनाथ को, इसके बाद क्या बीजेपी में दो फाड़ या बीजेपी को एक अलग उसमें अलग ध्रुव, एक नॉर्थ एक साउथ, इस टाइप से हम देखेंगे? क्या क्या कुछ देख रहे हैं आप? जरा आगे क्या कुछ होने वाला है, जरा ये बताइए। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के घर में, मतलब केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं और भी मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल करना चाहूंगा, राजस्थान भी उसमें शामिल करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल करना चाहूंगा। 3-4 वर्षों से लगातार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है।
और जिस तरह से सीधे तौर पर योगी चुनौती दे रहे थे मोदी के फैसलों को, मोदी की छवि को, मोदी के कामकाज को, मोदी के भेजे गए प्रदेश में लोगों को, उससे तो ये साफ लगने लगा था कि वो अंदर से कहीं ना कहीं मोदी को बहुत लंबे समय तक एक शिखर नेता मानने को तैयार नहीं है। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी और हम लोगों ने देखा था किस तरह से मोदी के पोस्टर में से फोटो हटाए गए, कैसे अरविंद शर्मा के साथ व्यवहार हुआ। कई बार देखिए ऑब्जर्वर बन के आप देख सोचिए कि अमित शाह गए और अमित शाह की जो अपनी राजनीति है, हम लोग ये सोचते हैं एक मीडिया के नाते कि 2024 के बाद बेहद दिलचस्प तस्वीर उभरने वाली है कि एक तरफ अमित शाह मोदी का उत्तराधिकारी बनने का सपना पाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ संघ कहीं ना कहीं योगी को प्रमोट करना चाहता है और कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो ये 2024 के हिंदुस्तान में इस तरह, अब राजस्थान में आप देखिए 5 गुट हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो सिंधिया वसुंधरा राजे हैं उनके साथ में दूसरे की नहीं बनती है, दूसरे गुट की तीसरे से नहीं बनती है, तीसरे की चौथे से नहीं बनती है। मध्य प्रदेश में 3 समूह बन गए हैं, पार्टी संगठन अलग है, शिवराज सिंह चौहान अलग तरीके से चल रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग तरीके से चल रहे हैं। तो अब ये लगातार सियासत में रहने का जो एक होता है कि वो अंदरूनी टूट फूट अब शुरुआत होगी, लेकिन अब देखिए आने वाला वक्त है, अभी तो सितारे उनके चमक रहे हैं, तो आप फिलहाल तो हम कुछ बहुत ज्यादा इससे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी मजा आएगा, अभी तस्वीरें और बहुत बहुत रंग बदलेंगी जब तक कि योगी सत्ता संभालेंगे। जी, तक योगी सत्ता संभालेंगे तस्वीरें बहुत कुछ बदलेंगी, बहुत रंग बदलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक सूचना और आपको देना चाहता हूं कि डीजल की थोक डीजल की कीमत जो है वो 25 रुपए बढ़ा दी गई है और पेट्रोल डीजल की कीमत, आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां पर जो अभी है वही है, लेकिन थोक का मतलब क्या होता है और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी जेब पर और क्या फर्क पड़ने वाला है महंगाई पर, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आखिरी कमेंट इसी पे, महंगाई बेरोजगारी की बात हमारे तमाम साथी भी कहते हैं कि आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी की बात कितनी की जाए, इस पर तो जितनी चर्चा की जाए कम है। और उसके अलावा बेरोजगारी इसलिए भी क्योंकि जब सरकार बनती है या सरकार बनाने के लिए आप चुनाव लड़ते हैं तो बेरोजगारों की बात करते हैं और सरकार बन जाती है तो फिर 3-3 साल 4-4 साल तक आप वैकेंसी ही नहीं निकालते हैं, तो ये भी दुखद है। और उत्तर प्रदेश का हाल तो आप लोग जानते ही अच्छी तरह से। लेकिन एक छोटा सा, प्रशांत टंडन जी, ये यहाँ ये जो डीजल की एक जो 25 रुपए कीमत वो भी थोक बढ़ाई गई है, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट और सोशल इंपैक्ट क्या पड़ने वाला जरा बता दीजिए फटाफट, उसके बाद इस चर्चा को भी खत्म करते हैं। आज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। वो बल्क बायर्स के लिए, यानी जो थोक में डीजल खरीदते हैं उनकी 25 रुपए बेतहाशा बढ़ा दी गई है। ये कीमतें रिटेल और थोक की इतनी फर्क कभी नहीं होती थी। और थोक के जो सबसे बड़ा खरीदार है वो भारतीय रेल है, जहां करीब 65 लाख लीटर खपत डीजल की प्रतिदिन होती है। और फिर सेना है, फिर वो राज्य सरकारों के स्टेट ट्रांसपोर्ट हैं, ये सारे तमाम तरीके के लोग हैं जो कि बल्क में, यानी जो टैंकर से डीजल खरीदते हैं। तो जब इतनी बड़ी फर्क होगी, इतना बड़ा फर्क होगा, तो इसका पहला तो देखिए असर जाएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा। वो कितना कॉस्ट एब्जॉर्ब करते हैं वो आगे देखेंगे हम। दूसरा कि इसका थोक मूल्य सूचकांक पे असर पड़ेगा, वो सब पड़ेगा। रेलवे को 2015 से रेलवे को जो सप्लाई डीजल की है वो पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती थी, अब वो अंबानी जी की रिलायंस करती है और एसआर करती है। ज्यादा बड़ा हिस्सा उसमें अंबानी जी की रिलायंस का है और ये मोदी जी के सत्ता में आने के कुछ ही महीने बाद ये हो गया था। तो 25 रुपए जो बढ़ा है, तो अब रेलवे
65 लाख लीटर प्रतिदिन खपत करती है। हिसाब किताब आप लगा लें कि किसकी जेब में कितना आ जा रहा है पैसा। दूसरा चीज है कि एक जो इम्पैक्ट आगे चल के होगा, देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज घाटे में जा रही हैं, 3500 करोड़ रुपए के घाटे पे हैं वो। अब इस घाटे की वजह से और दूसरी चीज क्या होगी कि वो रिटेल में डीजल बेचने में नुकसान होगा, तो उनकी प्राथमिकता थोक में होगी, जो टैंकर से खरीदने वाले लोग हैं। तो इसमें कई पेट्रोल पंप भी प्रभावित होंगे। देखते हैं कि कैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड होती है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर, तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। और राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर इतना गंभीरता से आप ले लें और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी सेहत को आप नुकसान पहुंचा दें, और बाकी जो आपने पूरा सब उल्टा पलटा कर दिया, तो अब देखते हैं कि इसको आगे कैसे इकोनॉमी कोप अप करती है, क्योंकि अभी बढ़ी है ये कल परसों और इसका इम्पैक्ट आएगा आगे। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी जयशंकर जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि काफी दिनों से अंबानी जी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी कि अडानी जी का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है, अडानी जी का अंपायर ज्यादा बड़ा हो रहा है और उनको थोड़ा सा उनकी उपेक्षा हो रही है, तो शायद उनको खुश करने के लिए भी ये काम किया गया हो सकता है। लेकिन देखिए, आम आदमी पर तो कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। आम आदमी तो भाई इसीलिए खुश है कि वो हिंदुत्व तो सुरक्षित है, मोदी जी हैं, योगी जी फिर से सरकार में आ गए हैं, तो हिंदू पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महंगाई होगी देखा जाएगा, लेकिन असली बात है कि हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए। जब हम उत्तर प्रदेश में जाते थे चुनाव कवर करने के लिए, तो हमारे लोग रिश्तेदार नातेदार लोग कहते थे कि साहब अरे यादवों का गुंडा राज आ जाएगा, कम से कम योगी जी हैं तो बनिए सुरक्षित हैं, हिंदू सुरक्षित हैं। तो अब वो सुरक्षित तो है, तो उनके लिए महंगाई से क्या दिक्कत, उनको तो महंगाई से कोई चिंता नहीं है। हाँ, आम आदमी जरूर जो परेशान है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको जो चपत पे चपत पड़ते जा रही है। देखिए, दिल्ली शहर में 2 रुपए मदर डेयरी के दूध का दाम बढ़ गया, उसके पहले भी कुछ दिनों पहले 2 रुपया बढ़ा था। जो मदर डेयरी जो ब्रेड बेचती है, रोटी जो बेचती है, उसका दाम 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक बढ़ा दिया। हर काम मतलब हर चीजों में जितना जिन्स है उसके दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, और इसमें बढ़ेगा, क्योंकि जब परिवहन भाड़ा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका दामों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन भक्तों आप बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी हम लोग तो हैं झेलने के लिए, हम झेलेंगे, उसके लिए अब सब जी राजीव जी। बिल्कुल। प्रशांत जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सूचना के तौर पे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। सरकार के करीब कितनी, जयशंकर जी, कितनी वैकेंसी खाली है? 6 लाख या कितनी? तो तेलंगाना छोटा सा राज्य है, वो अपनी 91 यानी 91,000 वैकेंसीज को भरने जा रहा, तुरंत वॉर फुटिंग पे। उनका नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें आरक्षण भी होगा, उसमें सब कुछ होगा। वो बाकी राज्य जो हैं वो कर रहे हैं सारे काम। यहाँ पे अभी ठीक है, जैसा जयशंकर जी कह रहे हैं, चलेगा अभी थोड़े दिन यही सब। बिल्कुल महंगाई महंगाई बढ़ रही है, कोई बात नहीं। बेरोजगारी है और आपके पास रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं। और साथ में अगर भुखमरी है, अगर खाने के लिए दाने नहीं है, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन आपका हिंदुत्व सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसी पर आप जब जाकर के वोट देते हैं तो आपको ये वोट, आपको ये सरकार मुबारक हो। और आगे आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है और कहते ही हैं योगी जी की 80 और 20, तो उनके हिसाब से ही 80 मान लें कि उनकी तरफ है, तो फिर हम तो 20 वाले हैं भाई, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम है विश्लेषण करना, हमको जिस वाले रख लो आप, उस वाले में ही रहेंगे, लेकिन विश्लेषण करते रहेंगे। और हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे। राजेश बादल जी चुपचाप बिल्कुल सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन कुछ गंभीर चिंतन में जरूर नजर आ रहे हैं राजेश बादल जी।
और चिंतन जरूरी भी है इस वक्त, क्योंकि देश में, और बहुत सही राजेश बादल जी ने शुरुआत में कहा था कि जिस प्रकार सब कुछ चुनाव आयोग ने दोनों हाथों से लुटा दिया कि लो भाई आप सरकार बना लो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आज आयोग आपके हाथ में है, और जितना गिरना था, सेशन साहब को हम याद करते हैं, टीएन सेशन को, लेकिन अब न वो रहे न चुनाव आयोग वैसा रहा। अब जब तक ये गोटी जो है वो फिट होती रहेगी तब तक तो सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन जिस दिन ये इधर से उधर हुआ उस दिन सरकार आपकी चली जाएगी, ये तय मानिए, और ये लोकतंत्र है। तो यहाँ पर हिंदुत्व तो आपका कितना सुरक्षित रहता है ये तो बाद की बात है, लेकिन आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहे। आप अभिमानी हैं, और अभिमान के साथ में आपको दो रोटी, आपका जो है रोटी कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं, इसकी जो आपको जरूरत है ये आपको मिलता रहे, इससे ज्यादा शायद और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है, और जो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे वैसी सरकार को चुनिए। एक गलती आप लोग कर चुके हैं। आगे अब तैयारी 2024 की उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रही है, और 2024 की बात जब आएगी तब फिर बहुत सारी बातें फिर से सामने आएंगी, लेकिन आप लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, वक्त है। उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचिए और समझिए। इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजेश बादल जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको, जयशंकर गुप्ता जी आपको, और अमलेंदु उपाध्याय जी, माफ करें आपसे एक ही कमेंट ले पाया, लेकिन बहुत सारे विचार आ रहे थे यहाँ पर। इन विचारों के साथ आप भी हमारे तरह कई बार श्रोता बन जाते हैं, तो आपको भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश पाठक जी और सुरेंद्र दुबे जी को भी, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आप तमाम साथी। उषा परगनिया जी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हैं। उषा जी आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी जैसे ही मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देख रहा हूं, आपका नाम देखा। डीजल की महंगाई का असर सब पर बुरी तरह पड़ने वाला है, उषा परगनिया कह रही हैं। बहुत धन्यवाद उषा जी, आप जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथी जावेद इकबाल जी जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को लगातार रख रहे हैं। कैलाश यादव हैं जो कह रहे हैं कि तन की गुलामी छूट जाती है, मन की गुलामी नहीं छूटती है, भक्तों का यही हाल है। और साथ में जावेद इकबाल जी लिख रहे हैं कि अंधभक्तों से कोई पूछे कि क्या कांग्रेस के दौर में हिंदू सुरक्षित नहीं थे। बिल्कुल वाजिब सवाल है जावेद इकबाल जी। मोहम्मद असलम भी हैं जो कह रहे हैं कि जो लोग हराम का खाना पसंद करते हैं उन्हें महंगाई रोजगार से लेना देना क्या। और मदीना का मुसाफिर हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं गुड नाइट कह रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट धन्यवाद। अफरोज आलम भी हैं, कह रहे हैं सर बीजेपी में फूट नहीं होते छोटे दलों में ब्लैकमेलिंग के, अच्छा फूट नहीं, छोटे दलों में ब्लैकमेलिंग का जो मसला है वो बीजेपी बहुमत मिलने के बाद गठबंधन को अहमियत नहीं देती है, और कश्मीर फाइल्स के बाद बीजेपी को किसी सहयोग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद असलम, साथ में उषा जी हमारे साथ में बनी हुई हैं, और ऐसे ही बहुत सारे साथी। इकबाल खान लिख रहे हैं कि मंजिल के निशा तो यदा कदा ही होता है, खामोशियों में एक चीख सदा ही होता है, अपने लहू को कलम में भर कर दिखा, कलम की थिरकन में कमल खौफ ज़दा होता है। यूपी में उस पत्रकार के लिए जिसे पुलिस ने माजूर कर दी। बिल्कुल ये आगरा की बात आप कर रहे हैं इकबाल जी, और बहुत सही आपने लिखा है, और ये उस पत्रकार के लिए बिल्कुल सही आपने लिखा। मुस्तफ़ा खान भी हमारे साथ हैं, और गेम भी हमारे साथ, बीना भी हमारे साथ, बीना तालसिया हमारे साथ में हैं। तमाम साथियों, उषा जी कह रही हैं मैं प्रतिदिन देखती हूं, बहुत धन्यवाद उषा जी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। समय आप लोगों का काफ़ी ले लिया, और कल शाम फिर 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।